हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आसपास जमा हुई भीड़ बड़े ही ध्यान से उस लकड़ी के घर के देखने लगी। लोगों की चहल पहल बढ़ती जा रही थी। पुलिस के लिए भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। भीड़ में खड़े कुछ लोग घर के आसपास खड़े पुलिस ऑफिसरों की ओर देखकर चिल्ला चिल्लाकर पूछने लगे, अरे भाई क्या हुआ? क्या हमारे मोहल्ले में कोई चोर घुस आया है क्या? जब मोहल्ले के लोगों ने देखा कि पुलिस वाले कुछ भी कहने के लिए राजी नहीं थे तो मोहल्ले की एक बुजुर्ग ने आगे आते हुए पुलिस वालों से पूछा, अरे बताइए भी, अचानक आप लोगों का यहाँ आना कैसे हुआ? उस घर में तो एक बूढ़ी औरत रहती है जो देख नहीं सकती और उसके साथ एक उसकी छोटी जवान लड़की रहती है। बोलो आप लोगों का यहाँ क्या काम है? इंस्पेक्टर ने अंदर जाते ही अपने नाक पर रुमाल दबा दिया। अनिका और रोहित जहाँ पर खड़े थे वहाँ से उन्हें इंस्पेक्टर दिखाई दे रहा था, मगर अंदर इंस्पेक्टर ने क्या देखा था ये बाहर से नजर नहीं आ रहा था। अनिका अब अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। अनिका देखना चाहती थी कि अंदर क्या हुआ था। अनिका तेजी से उस लकड़ी के मकान के पास गई और छोटी सी स्टेयरकेस चढ़कर घर के अंदर दाखिल हुई। टूटे हुए दरवाजे से संभलकर अपने पांव आगे बढ़ाते हुए कमरे के अंदर दाखिल हुई। अनिका ने जो देखा उसे देखकर अनिका की चीख निकल गई। अनिका ने देखा कि एक बूढ़ी औरत को एक रस्सी के जरिए पलंग से बांध दिया गया था और उनके मुंह में एक कपड़ा ठूस दिया गया था। बूढ़ी औरत धीरे धीरे सांसें ले रही थी, मगर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही पल में बूढ़ी औरत की सांसें टूटकर बिखर जाएंगी। मगर बूढ़ी औरत के ठीक सामने उनकी जवान बेटी की लाश पड़ी थी। लड़की के शरीर पर कपड़े का एक टुकड़ा भी नहीं था। लड़की के शरीर पर कई जख्मों के निशान नजर आ रहे थे। अनिका ने जब उस लड़की की लाश इस तरह देखी तो उसके मुंह से चीख निकल गई। अनिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। लड़की को देखते ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि लड़की के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था। अनिका की चीख सुनकर जैसे ही रोहित कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो रोहित ने कमरे के अंदर का नजारा देखकर अनिका को सहारा देते हुए अनिका का सर अपनी छाती से लगा लिया। लड़की की हालत देखकर अनिका के आंसू एक के बाद एक अनिका की आंखों से बहने लगे। कुछ लेडी कांस्टेबल ने अंदर आकर लड़की के शरीर को एक सफ़ेद कपड़े से ढक दिया। वहीं कुछ दूसरी लेडी कांस्टेबल ने बूढ़ी औरत को छुड़ाकर वहीं बिस्तर पर लेटा दिया। बूढ़ी औरत धीरे धीरे सांसें ले रही थी, मगर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही पल में वो अपनी आखिरी सांसें लेकर हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से चल देंगी। धीरे धीरे बाहर खड़े लोगों में ये बात फैलने लगी कि अंदर जो अंधी बूढ़ी औरत और जो उनकी जवान बेटी रहते थे उनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था। जवान लड़की का बलात्कार करके उसे मार दिया गया था। ये बात पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई थी। लकड़ी के घर में भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। पुलिस ने वॉकी टॉकी के जरिए अपने कंट्रोल रूम से कॉन्टैक्ट स्थापित किया और पुलिस फोर्स मंगवा ली। पुलिस इंस्पेक्टर ने मौके पर एक एम्बुलेंस बुलाई और लाश को पुलिस कस्टडी में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया। बूढ़ी औरत बेहोशी में धीरे धीरे सांसें ले रही थी। इंस्पेक्टर ने एम्बुलेंस के जरिए बूढ़ी औरत को भी हॉस्पिटल भिजवा दिया। मोहल्ले के लोग एक के बाद एक पुलिस को सवाल करने लगे। सभी के मन में एक डर और एक खौफ बैठ गया था। तभी बूढ़ी औरत ने सामने आते हुए पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, हम लोग गरीब हैं तो क्या हुआ? हमें क्या जीने का कोई अधिकार नहीं? हमारी इज्जत नहीं होती? कितनी बार हमने आप लोगों से कहा है कि आप यहाँ पर आने जाने वाले टूरिस्टों के लिए नियम और कानून बनाया करो। हम गरीबों के साथ आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं, मगर आप लोग कुछ नहीं करते। आखिर उस मासूम सी लड़की ने क्या बिगाड़ा था किसी का? अरे बूढ़ी अंधी माँ की देखभाल करती थी, पढ़ी लिखी नहीं थी तो जंगल से लकड़ियाँ काट काट कर अपना पेट पालती थी, मगर कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए उसने, और ना ही किसी के घर पर जाकर चोरी की। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। ऐसी लड़कियों के साथ इस तरह के हादसे होते हैं और आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। धीरे धीरे लोकल पब्लिक का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा था। एक तरह से मोहल्ले के लोगों ने एक आंदोलन शुरू कर दिया था। तभी एक सीनियर इंस्पेक्टर ने रोहित और अनिका की ओर देखकर कहा, वैसे मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें आपको थैंक यू कहना चाहिए या सॉरी। सॉरी इसलिए क्योंकि हम उस लड़की की जान नहीं बचा पाए, और थैंक यू इसलिए क्योंकि हमें कम से कम आपकी वजह से उस लड़की की मां को बचाने की एक उम्मीद नज़र आ रही है। मगर आप लोग भरोसा रखिए,
जिस किसी ने भी यह काम किया है हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ये साफ जाहिर था कि उस लड़की के साथ कुछ मनचलों ने रेप किया था और बूढ़ी आंधी माँ के मुंह में रुमाल ठूसकर उसे बिस्तर से बांध दिया गया था ताकि वो अपनी बच्ची की मदद ना कर सके। वैसे लोगों के बारे में सोच सोचकर अनिका की आंखों से बहने वाले आंसू भी थम गए थे। अनिका की आंखों में जैसे एक जुनून सवार हो गया था। अनिका की आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। रोहित ने अनिका को सहारा दिया था। रोहित अनिका की कंडीशन अच्छी तरह से समझ पा रहा था, इसीलिए अनिका की पीठ पर प्यार से हाथ फेरते हुए रोहित ने कहा, अनिका, मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम पर क्या बीत रही है, मगर मेरा यकीन मानो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे अपने ही आदमियों को काम पर लगाना पड़े, हम जल्द से जल्द गुनहगार को ढूंढ लेंगे और उसे सजा देने में कानून की मदद करेंगे। तभी सीनियर इंस्पेक्टर ने रोहित के पास आकर धीमी आवाज में पूछा, रोहित साहब, क्या मैं जान सकता हूं कि आपको इस इंसिडेंट के बारे में किसने बताया था? आपका होटल तो इस मोहल्ले से काफ़ी दूर है, फिर आपको कैसे पता चला कि इस छोटे से लकड़ी के मकान में किसी को हमारी मदद की ज़रूरत है? इंस्पेक्टर की बात सुनकर रोहित अनिका की ओर देखने लगा। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि इंस्पेक्टर को पूरी बात समझाना काफ़ी मुश्किल था, इसीलिए बात घुमाते हुए रोहित ने इंस्पेक्टर से कहा, दरअसल बात यह है कि आप तो अच्छी तरह से जानते हैं, आजकल के बच्चों को जानते हैं, मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं, यहाँ हम वेकेशन मनाने आए थे और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ मेरी खुद की होटल है, होटल पैराडाइज इंटरनेशनल। रोहित के मुंह से ये बात सुनते ही इंस्पेक्टर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और इंस्पेक्टर ने अपनी टोपी सीधे करते हुए रोहित से कहा, अरे साहब, आपको कौन नहीं जानता, हमारी मनाली शहर की शान है आपकी होटल। मैं आपकी होटल को भी अच्छी तरह से जानता हूँ और आपको भी। इंस्पेक्टर की बात सुनने के बाद रोहित ने अपना सर झुका लिया और धीमी आवाज़ में इंस्पेक्टर से कहा, देखिए, मेरे बच्चे जिद कर रहे थे कि उन्हें ड्रोन उड़ाकर कुछ वीडियो फोटोग्राफ्स लेने हैं। वो एक शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं अपनी इस फैमिली वैकेशन पर। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि आजकल के बच्चों में ये शॉर्ट फिल्म बनाने का क्रेज कितना ज़्यादा बढ़ गया है। मैंने लाख मना किया, फिर भी वो ड्रोन उड़ाने लगे। देखते ही देखते उनके ड्रोन ने हमारे होटल की बाउंड्री पार कर दी और उसके बाद अचानक ड्रोन बेकाबू हो गया और फिर यहीं कहीं आकर गिरा। उसी ड्रोन को ढूंढते ढूंढते हम यहाँ पर आए थे। हमें शक हुआ कि वो ड्रोन यहीं कहीं इस घर के अंदर गिरा था। कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था, इसीलिए मेरे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने कॉल करके आपको यहाँ बुला लिया। हमें शक हुआ कि अंदर ज़रूर कोई अप्रिय घटना हुई थी और इसीलिए शायद कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। हालांकि इंस्पेक्टर अच्छी तरह से जानता था कि जब रोहित के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने इंस्पेक्टर को कॉल लगाया था, वो लोग तभी मार्केट पहुंचे नहीं थे। रोहित की बातें आधी सच थी और आधी झूठ, मगर इंस्पेक्टर रोहित मारवा को झूठा साबित करने के लिए उसे क्रॉस इंटेरोगेशन नहीं करना चाहता था। वैसे भी इंस्पेक्टर अच्छी तरह से जानता था कि इस घटना के पीछे चाहे कुछ भी हो जाए, मारवा खानदान का हाथ नहीं हो सकता था। इंस्पेक्टर को लगा जरूर रोहित उनसे ऐसी कोई बात छुपा रहा है जो इस केस से जुड़ी नहीं थी, मगर हो सकता है कि वो बात बाहर आ जाए तो उनकी फैमिली की बदनामी हो सकती थी। इंस्पेक्टर अच्छी तरह से ये भी जानता था कि उनके खानदान में कई ऐसी बातें होती थी वो पब्लिकली नहीं की जा सकती थी। रोहित का एक्सप्लेनेशन मानते हुए इंस्पेक्टर ने अनिका की ओर देखकर कहा, मैडम, मैं जानता हूँ कि आप पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। एक औरत होने के नाते किसी गरीब के लिए आपके दिल में कितनी हमदर्दी है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मगर मैडम, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जल्द से जल्द हम गुनहगार को पकड़ने की कोशिश करेंगे और गुनहगारों को ऐसी सज़ा दिलवाएंगे कि आइंदा कोई गुनहगार किसी मासूम लड़की के साथ इस तरह का काम करने के बारे में सोच भी ना सके। अनिका और रोहित को आश्वासन देने के बाद इंस्पेक्टर जब उस लकड़ी के मकान से अपने कदम बाहर की ओर ले जाने लगा, तब अचानक ही उसे कुछ याद आया और उसने अपने बढ़ते हुए कदम रोक लिए और फिर से रोहित की ओर मुड़कर झुककर बड़ी ही पोलाइटली कहा, सर, बस आपसे एक विनती है, क्योंकि अब आप इस केस से जुड़ चुके हैं। अब अगर इस केस की छानबीन करने में हमें किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत होगी तो हमें आपको मजबूरन याद करना होगा। रोहित अच्छी तरह से कानून के हर पहलू को समझ पा रहा था, इसीलिए रोहित ने अपनी आंखें बंद करके अपना सर हाँ में हिला दिया। इंस्पेक्टर ने अनिका की ओर देखकर अपना सर झुकाकर कहा, मैडम, आज जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि एंजॉय योर वैकेशन। बस आपको इतना कहूँगा कि जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, होने को कोई नहीं टाल सकता, मगर मैं इतना वादा जरूर कर सकता हूँ कि आगे ऐसा कुछ नहीं होगा।
इसकी जिम्मेदारी मेरी है। गुड बाय मैडम। अनिका को ये कहने के बाद इंस्पेक्टर वहां से चला गया। बाकी कांस्टेबल मौके पर पहुंच के फोरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग कमरे के अच्छी तरह से छानबीन करने लगे, कोई भी सबूत छूट ना जाए। इसीलिए कुछ ही देर में पूरे लकड़ी के मकान को सील कर दिया गया। रोहित और अनिका जब मकान से बाहर निकले तो तीनों बच्चे वैन में खिड़की से अपने मॉम डैड को वापस वैन की ओर आता हुआ देख रहे थे। रोहित और अनिका बच्चों को इस तरह से देखकर समझ रहे थे कि अगर बच्चों ने घर के अंदर से लाश को निकलते हुए देख लिया था तो वो जरूर ऐसा जान चुके थे कि घर के अंदर जरूर ऐसा हादसा हुआ था जो बहुत दर्दनाक था। धीरे धीरे अनिका और रोहित वैन की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगे। रोहित मन ही मन सोच रहा था कि वो बच्चों को क्या कहेगा और उन्हें इस हादसे के बारे में क्या समझाएगा। जैसे ही रोहित और अनिका वैन के पास पहुंचे और रोहित वैन का दरवाजा खोलने ही वाला था, अचानक अनिका के कानों पर एक तोते की आवाज़ पड़ी। अनिका उस तोते की आवाज़ सुनकर चौंक गई। उस तोते की आवाज़ सुनकर अनिका को काफ़ी अजीब महसूस होने लगा। वैन के दरवाजे पर पांव रखकर खड़ी अनिका की नज़र जैसे ही लकड़ी के मकान के छत पर गई। अनिका ने देखा कि जो तोते पैराडाइज इंटरनेशनल होटल के शूट में उससे मिलने आए थे, वो तोते अभी भी अनिका की ओर देखकर कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। उस तोते की तेज आवाज़ ने अनिका के शरीर में बह रहे खून को कुछ पल के लिए मानो जाम कर दिया था। अनिका को परेशान देखकर रोहित ने अनिका के कंधे पर हाथ रखा और अनिका से कहा, चलो वैन के अंदर बैठो, बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। और अनिका ध्यान रखना, बच्चों को ज़्यादा कुछ डिटेल में कहने की ज़रूरत नहीं है, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ऐसी बातें समझ सकें उतनी उनकी उम्र नहीं है। हमें बच्चों को सिर्फ यही कहना है कि अंदर एक एक्सीडेंट हुआ था और बहुत जल्द पेशेंट को बचा लिया जाएगा। अनिका की नज़रें ऊपर बैठे तोते पर जमी हुई थी, मगर अनिका अच्छी तरह से समझ पा रही थी कि रोहित उसे क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। रिया और अनिका के दोनों बेटे वैसे तो काफ़ी मैच्योर थे, मगर अंदर जो कुछ भी हुआ था वो बातें इस उम्र में उनके साथ शेयर की जा सकें, शायद अब तक उनमें उतनी मैच्योरिटी नहीं आई थी। ऊपर से रोहित नहीं चाहता था कि उसके तीनों बच्चे किसी भी तरह की टेंशन ले। रोहित को अपने तीनों बच्चों की कुछ ज़्यादा ही चिंता हो रही थी। रोहित ने अनिका को पूरी तरह से समझा दिया था। मन ही मन अनिका ने भी फैसला कर लिया था कि वो बच्चों को कुछ नहीं बताएगी जो भी कुछ अंदर हुआ था। रोहित के एक गार्ड ने जैसे ही वैन का दरवाज़ा खोला, तीनों बच्चे रोहित और अनिका की ओर दौड़कर आए और वैन के दरवाजे पर खड़े होकर पूछने लगे, क्या हुआ अंदर? वो तोते हमारी होटल तक क्यों आए थे? रिया ने रोहित की ओर देखकर कहा, बताइए ना डैडी, क्या हुआ अंदर? रोहित ने अनिका की ओर देखकर अपना गला साफ करते हुए बच्चों से कहा, कुछ नहीं बच्चों, दरअसल अंदर एक बुरा हादसा हुआ है। अंदर एक बूढ़ी दादी माँ अपनी बेटी के साथ रहती थी और एक अंदर एक्सीडेंट में उन्हें काफ़ी चोट लगी है, मगर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है और वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। आप लोग फिक्र मत करो। अच्छा हुआ कि वो तोते वक्त पर होटल पहुँचे और तुम्हारी मम्मा ने ये जान लिया कि तोते उनसे मदद मांगने आए थे। रोहित के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद तीनों बच्चों के चेहरे पर गर्व के भाव आ गए। बच्चों को अपनी मम्मा के लिए काफ़ी फ़क्र महसूस हो रहा था, मगर साथ ही साथ अनिका के चेहरे पर इतनी फिक्र देखकर बच्चे अब तक यह जान चुके थे कि रोहित जो कह रहा था उसमें पूरी सच्चाई नहीं थी। किसी तरह रोहित ने अनिका को सहारा देकर वैन के अंदर अनिका की सीट पर बिठाया। अनिका गहरी सोच में डूबी हुई थी। जैसे ही तीनों बच्चों को अपनी सीट पर बैठाकर रोहित ने वैन का दरवाज़ा बंद किया, अनिका ने रोहित की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, रुक जाओ रोहित। अनिका की बात सुनने के बाद रोहित हैरान होकर अनिका की ओर देखने लगा। अनिका ने तीनों बच्चों को देखकर आर्यन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप लोग होटल जाइए, मैं हॉस्पिटल जाकर आती हूँ। ये कहते हुए अनिका ने ना कुछ सोचा ना कुछ समझा और सीधे अपनी जगह से उठकर वैन का दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। अनिका को इस तरह तेज़ी से जाते हुए देखकर रोहित की भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। रोहित ने हड़बड़ाहट में बच्चों की ओर देखकर कहा, बच्चों, मुझे तुम्हारी मम्मा के साथ जाना होगा। आप लोग एक काम करो, आप लोग सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ होटल चले जाओ, वहाँ सनी चाचू के साथ कुछ वक्त तक खेलो, मैं मम्मा को लेकर आता हूँ। बच्चे अच्छी तरह से जानते थे कि इस वक्त वो अपने पापा के साथ जाने की जिद नहीं कर सकते थे। रोहित ने बच्चों के साथ बात करने के बाद बच्चों के रिएक्शन या उनके जवाब के बिना रुके ही वैन का दरवाज़ा खोलकर वैन के बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड से कहा, बच्चों को होटल ले जाओ और सनी से कहना कि वो कुछ वक्त बच्चों के साथ ही रहे।
रोहित की पूरी बात सुनने के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने हाँ में अपना सर हिला दिया और रोहित को सैल्यूट करते हुए वैन का दरवाज़ा बंद कर दिया। इधर अनिका तेजी से जीप में बैठने जा रही इंस्पेक्टर की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। अनिका को अपनी ओर तेजी से आता हुआ देखकर इंस्पेक्टर ने अपनी जीप को आगे बढ़ने से रोक लिया और जीप से बाहर उतर आया। इंस्पेक्टर के पास पहुंचकर अनिका ने कहा, मुझे अभी इसी वक्त उस बूढ़ी औरत से मिलना है। इंस्पेक्टर अनिका की बात सुनकर काफ़ी हैरान रह गया। इंस्पेक्टर ने पीछे चलकर आ रहे रोहित की ओर देखा। रोहित ने इशारे से इंस्पेक्टर को अनिका की बात मानने को कहा। इंस्पेक्टर जानता था कि अनिका और रोहित से उस बूढ़ी औरत को किसी तरह का कोई खतरा नहीं था, इसीलिए इंस्पेक्टर ने हाँ में अपना सर हिलाते हुए अनिका से कहा, ठीक है मैडम, आप चाहें तो उनसे मिल सकती हैं, मगर इस वक्त उनकी हालत बड़ी नाजुक है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद ही पता चलेगा कि आप उनसे बात कर पाएंगी या नहीं। अनिका को यह कहने के बाद इंस्पेक्टर अपनी जीप में बैठकर वहां से रवाना हो गया। रोहित और अनिका के ठीक पीछे एक और कार आकर रुकी, जिसमें रोहित के सिक्योरिटी गार्ड पहले से मौजूद थे। जैसे ही कार रुकी, कार के अंदर से सिक्योरिटी गार्ड बाहर निकले और पीछे जाकर एक दूसरी कार पर बैठ गए। रोहित और अनिका आगे खड़ी कार के अंदर बैठ गए और कार के ड्राइवर ने कार को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। रोहित ने कार के ड्राइवर से कहा, पहले हम हॉस्पिटल जाएंगे और फिर वहां से होटल जाएंगे। रोहित की बात सुनते ही कार का ड्राइवर पुलिस की जीप का पीछा करने लगा। कुछ ही देर में पुलिस की जीप एक सिविल हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुई। पुलिस की जीप के पीछे पीछे रोहित और अनिका की कार भी सिविल हॉस्पिटल के गेट से होते हुए उसके मेन बिल्डिंग पर जाकर रुकी। पुलिस जैसे ही जीप से निकलकर हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुए, रोहित अनिका को लेकर धीरे धीरे सिविल हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुआ। अनिका ने देखा कि चारों ओर कई गरीब पेशेंट अपनी अपनी शिकायतें लेकर कहीं जमीन पर बैठे थे तो कहीं किसी कोने में चादर बिछाकर लेटे थे। यादाश्त वापस लौटने के बाद अनिका ने सिर्फ और सिर्फ मारवा और गुलेरिया खानदान की चकाचौंध देखी थी। अनिका को शायद जिंदगी का ये पहलू पता भी नहीं था। एक एक पेशेंट की आंखों में दर्द देखकर अनिका को अपने आप पर हैरानी होने लगी। यादाश्त खो चुकी अनिका दुनिया के तराजू को समझ नहीं पा रही थी। बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले लोग इतने अलग अलग कैसे हो सकते थे, ये बात अनिका के समझ में नहीं आ रही थी। अनिका लोगों की भीड़ में उस बूढ़ी औरत को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, जिसे अभी अभी उस लकड़ी के मकान से अस्पताल लाया गया था। अस्पताल के रिसेप्शन पर खड़े इंस्पेक्टर को भी रिसेप्शन पर किसी के आने का इंतजार था। तभी एक डॉक्टर हड़बड़ी में इमरजेंसी वार्ड की ओर जाता हुआ नजर आया। इंस्पेक्टर ने उस डॉक्टर को रोकते हुए पूछा, एक्सक्यूज मी डॉक्टर, अभी अभी पुराने लकड़ी के बाजार में जो केस हुआ था। इंस्पेक्टर की आधी बात सुनते ही डॉक्टर ने हवा में अपने हाथ लहराते हुए उस इंस्पेक्टर से कहा, देखिए इंस्पेक्टर साहब, लड़की की लाश को हमने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रीमा फेसी एविडेंस यही कहा जा सकता है कि लड़की के साथ एक से ज़्यादा लोगों ने रेप किया है और रेप करने के बाद बहुत बुरी तरह से उस लड़की को पीटा भी गया है। दर्द के मारे लड़की की जान निकल गई। डॉक्टर की बात सुनते ही इंस्पेक्टर ने अपने सर से अपनी टोपी उतार दी और डॉक्टर से कहा, और लड़की की माँ, उनका कुछ? इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर अपने आप ही चुप हो गया। इंस्पेक्टर की बात सुनने के बाद डॉक्टर ने धीमी आवाज़ में इंस्पेक्टर से कहा, देखिए उन्हें इस वक्त आईसीयू वार्ड में दाखिल किया गया है। उनके मुंह में काफ़ी देर तक कपड़ा ठूसा गया था, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हुई थी और कई घंटों तक वो उस तकलीफ से गुजरती रही। ऐसा भी लग रहा है कि उन्होंने अपने शरीर को काफ़ी एक्सर्शन दिया था। हो सकता है कि बलात्कारियों से अपनी बेटी को बचाने के लिए उन्होंने जी तोड़ कोशिश की हो, मगर दवाई दिखाई ना देने की वजह से शायद वो अपनी बेटी की मदद नहीं कर पा रही थी, मगर उन्होंने कोशिश जारी रखी थी। इतना कहकर डॉक्टर ने आगे सांस लेते हुए कहा, मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और शरीर पर पड़ता हुआ दबाव, इन सारी चीज़ों की वजह से वो बेहोश हो गई थी। अगर आपने उन्हें यहाँ आने में आधे घंटे की भी देरी की होती तो उनके शरीर से जान निकल चुकी होती। खैर इंस्पेक्टर साहब, इस वक्त मुझे और कई पेशेंट्स को अटेंड करना है। आप देख ही रहे हैं कि इस हॉस्पिटल की हालत कैसी है। पेशेंट इतने ज़्यादा हैं और स्टाफ बहुत कम है। इंस्पेक्टर अच्छी तरह से समझ पा रहे थे कि डॉक्टर की कंडीशन कैसी थी, इसीलिए उन्हें ज़्यादा परेशान ना करते हुए इंस्पेक्टर ने उन्हें जाने दिया। पास खड़े रोहित और अनिका ने इंस्पेक्टर की सारी बातें सुन ली थी। रोहित और अनिका को अपने पास खड़ा देखकर इंस्पेक्टर ने मायूस और धीमी आवाज़ में रोहित और अनिका से कहा,
सुना ना आपने कितनी दर्दनाक मौत मरी है वो लड़की बेचारी। और ये बूढ़ी औरत, मुझे तो सोच सोच के भी रूह कांप जाती है कि इस औरत के सामने उसकी बेटी का बलात्कार किया गया, मगर ये औरत अपनी बेटी की कोई मदद नहीं कर पाई। क्या बीती होगी इस बूढ़ी औरत पर, मेरी तो समझ में नहीं आता कि कोई इंसान इतना हद तक कैसे गिर सकता है। इंस्पेक्टर ने भी अपनी बात पूरी नहीं की थी कि इंस्पेक्टर के कानों पर अनिका की सख्त आवाज़ पड़ी। अनिका ने इंस्पेक्टर से पूछा, किसने किया ये सब? अनिका की आवाज़ सुनकर इंस्पेक्टर हैरान होकर अनिका की ओर देखने लगे। अनिका ने दोबारा सख्त आवाज़ में इंस्पेक्टर से पूछा, किसने किया ये सब? हैरान होकर इंस्पेक्टर रोहित की ओर देखने लगे। रोहित को भी समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी अनिका क्यों एक्सपेक्ट कर रही थी कि पुलिस को यह पता चल जाए कि गुनहगार कौन है। इंस्पेक्टर ने हड़बड़ाती हुई आवाज़ में अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, देखिए मैडम, ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ लोग आते हैं और बेकाबू हो जाते हैं। कई केसेस में टूरिस्टर यहाँ पर आकर ड्रग्स का सेवन करते हैं और फिर ऐसी किसी अप्रिय वारदात को अंजाम देकर यहाँ से गायब हो जाते हैं। हमने कई बार ऐसे गुनाहों पर रोक लगाने की कोशिश की, मगर ज़्यादा सख्ती बरतने से यहाँ के टूरिस्टर कम हो जाते हैं, जिस वजह से हमें ऊपर से ऑर्डर मिलते हैं कि हमें ज़्यादा सख्ती नहीं बरतनी है, और अगर ज़रा भी ढिलाई दी जाए तो इस तरह के अप्रिय वारदात को कोई ना कोई हमवान आकर अंजाम देकर चला जाता है। अनिका इंस्पेक्टर की बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। वो बिना पलके झपकाए इंस्पेक्टर की ओर देखे जा रही थी। तभी अनिका की तरफ देखते हुए इंस्पेक्टर ने कहा, और फिर ये लड़की जहाँ रहती है उस लोकेलिटी में कहीं सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है, कुछ लोगों के पास आमदनी नहीं है, और टूरिस्ट के बिना यह शहर चलाना नामुमकिन है। आमदनी कम होने की वजह से यहाँ पढ़ाई लिखाई भी बहुत कम लोग करते हैं। ज़्यादातर लोग लकड़ियों के बिजनेस में हैं। कुछ नौजवान लोग ड्रग बेचने की लाइन को पकड़ चुके हैं। टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने की वजह से ड्रग की मांग यहाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ड्रग के सप्लायर ने यहाँ पर एक प्रोफेशनल रैकेट खोल रखा है। हम लाख कोशिश करने के बावजूद उन्हें पकड़ नहीं पा रहे हैं। रोहित भी इन सारी बातों के बारे में अच्छी तरह से जानता था। इंस्पेक्टर रोहित और अनिका को मनाली की सिचुएशन के बारे में समझा रहा था। तभी एक नर्स तेजी से चलकर इंस्पेक्टर के पास आई और कहने लगी, सर, वो बूढ़ी औरत जिसे आप लोग अभी लेकर आए थे, उन्हें होश आ गया है। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में सनी शर्मिला के साथ खड़ा बच्चों के आने का इंतजार कर रहा था। सनी के आदमियों ने कॉल पर सनी को बता दिया था कि रोहित और अनिका इंस्पेक्टर के साथ सिविल हॉस्पिटल गए थे और बच्चों को सिक्योरिटी गार्ड के साथ वापस पैराडाइज इंटरनेशनल होटल भिजवा दिया गया था। सनी बेसब्री से होटल लॉबी में बच्चों के आने का इंतजार कर रहा था। तभी शर्मिला ने सनी से कहा, सर, आप बच्चों से बहुत प्यार करते हैं ना? सनी ने शर्मिला की बात पर अपने हाथ मलते हुए कहा, ऑफ कोर्स, आर्यन जब छोटा सा था तब से मैं ही रोहित भैया के साथ मिलकर उसकी देखभाल कर रहा हूँ। यूँ समझ लो कि रोहित अगर आर्यन के पापा हैं तो मैं उसकी माँ। जैसे ही सनी ने ये बात कही, शर्मिला सनी को चौंक कर देखने लगी। सनी को जब इस बात का रियलाइज हुआ कि उसने अपने मुंह से बड़ी अजीब सी बात कही थी, तब अपनी बात को सुधारते हुए सनी ने कहा, नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि रोहित तो आर्यन का बाप था ही, मगर मैं भी आर्यन का पापा था। मेरा मतलब है पापा नहीं चाचा था। सनी के चेहरे की हड़बड़ाहट समझते हुए शर्मिला के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शर्मिला को इस तरह मुस्कुराता हुआ देखकर सनी की सांसें जैसे जमने लगी थी। अचानक टॉपिक बदलते हुए सनी ने शर्मिला से कहा, सच कहूँ तो तुम जब मुस्कुराती हो तब बड़ी प्यारी लगती हो। जैसे ही सनी ने शर्मिला से यह बात कही, शर्मिला ने अपना ग्लास साफ करते हुए कहा, थैंक यू सर। दरअसल मैंने आज आपकी पूरी फैमिली के लिए एक आउटिंग की प्लानिंग की थी, मगर मुझे लगता है कि अब बिना रोहित सर और अनिका मैडम के हमारी पूरी प्लानिंग कैंसिल करनी पड़ेगी। शर्मिला की सूझबूझ और समझदारी देखकर सनी की आंखों में चमक आ गई। सनी के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे शर्मिला को देखते ही सनी के शरीर में ब्लड सर्कुलेशन कुछ ज़्यादा ही तेज हो जाता था। सनी के गाल गुलाबी होने लगते थे, आंखें अपने आप झुकने लगती। तभी अचानक सनी को अपने भतीजे भतीजी की याद आई और सनी के चेहरे पर फिर से परेशानी आ गई। तभी होटल के मेन लॉबी से मेन गेट पर नज़र डालती हुई शर्मिला ने सनी से कहा, सर, मुझे लगता है कि बच्चों की कार वापस आ गई है। ये बात सुनते ही सनी दौड़कर होटल की लॉबी से बाहर निकला और बिल्डिंग के मेन गेट पर बच्चों का इंतजार करने लगा। बच्चों की वैन जैसे ही मेन गेट पर आकर रुकी, सनी ने जल्दी से वैन का दरवाज़ा खोला। तीनों बच्चों को सुरक्षित देखकर सनी ने चैन की सांस ली।
वैसे तो सनी अच्छी तरह से जानता था कि बच्चे सिक्योरिटी गार्ड के साथ बिल्कुल सेफ थे, मगर उन्हें अपनी आंखों के सामने देखकर सनी को राहत महसूस हुई। तीनों बच्चों को हाथ पकड़कर सनी और शर्मिला बच्चों को होटल लॉबी के अंदर ले गए। बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे थे, खासकर रिया के चेहरे पर काफ़ी मायूसी नज़र आ रही थी। तीनों बच्चों को अपने प्रेसिडेंशियल सूट में ले जाने के बाद सनी ने अलेक्जेंडर से पूछा, क्या हुआ, तुम लोग इतने उदास क्यों हो? रिया का चेहरा पूरी तरह से उतरा हुआ था और उसकी आंखों में काफ़ी नमी भी नज़र आ रही थी। रिया को देखकर ही लग रहा था मानो वो अंदर से काफ़ी उदास और परेशान थी। आर्यन और अलेक्जेंडर की भी यही हालत थी, पर वो अपने चेहरे पर अपनी परेशानी को जाहिर होने नहीं देना चाहते थे। सनी की बात सुनने के बाद अलेक्जेंडर ने धीमी और दबी हुई आवाज़ में सनी से कहा, वहाँ शायद किसी की डेथ हो गई थी। मम्मा और डैड उनसे मिलने हॉस्पिटल गए थे। अलेक्जेंडर के मुंह से ये बात सुनकर सनी और शर्मिला दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। जब सनी ने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ फ़ोन पर बात की थी, तब सिक्योरिटी गार्ड ने सनी से कहा था कि जिस जगह पर वो लोग पहुंचे थे वहाँ एक हादसा हुआ था, मगर डिटेल में सनी को उस हादसे के बारे में कुछ नहीं पता था। मगर जब अलेक्जेंडर ने कहा कि वहाँ किसी की डेथ हो गई थी, तो सनी के चेहरे पर भी परेशानी साफ नज़र आने लगी। मगर इस वक्त सनी के चेहरे पर परेशानी के साथ साथ काफ़ी हैरानी भी नज़र आ रही थी। मन ही मन सनी ये भी सोच रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि कुछ पक्षी इतनी दूर उड़ान भरकर आए और अपने मालिक की हालत के बारे में किसी को मैसेज दे। पुराने दिनों में ऐसा होता था कि लोग एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल करते थे, मगर बिना किसी संदेश के, बिना किसी चिट्ठी के कोई पशु या पक्षी किसी तरह से मैसेज भेज सकते थे। ये बात सनी की समझ से बाहर थी। अलेक्जेंडर की बात सुनने के बाद शर्मिला भी काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। शर्मिला ने तीनों बच्चों के पास घुटनों के बल बैठते हुए कहा, आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, मैं अभी आप लोगों के लिए फ्रेश जूस लेकर आती हूँ। आपके मम्मी डैडी बहुत जल्द वापस लौट आएंगे। रिया, अलेक्जेंडर और आर्यन ये तो नहीं जानते थे कि उस छोटी सी लकड़ी के मकान के अंदर क्या गुनाह हुआ था, मगर बाहर का माहौल देखकर उन्हें इतना तो ज़रूर पता लग चुका था कि उस घर के अंदर बीती रात कोई दर्दनाक हादसा हुआ था। रिया अपनी जगह से उठकर बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। बालकनी की रेलिंग पर अपना प्यारा सा चेहरा रखकर रिया मन ही मन कुछ सोच रही थी। सोचते सोचते रिया की आंखों से आंसू बहने लगे थे। शर्मिला और सनी बालकनी में रिया के पीछे खड़े थे और रिया का उदास चेहरा देख रहे थे। तभी शर्मिला ने अपने कदम आगे बढ़ाए और रिया के सर पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, व्हाट आर यू थिंकिंग बेटा? शर्मिला की बात सुनते ही रिया ने मायूस और उदास आवाज़ से जवाब देते हुए कहा, मैं बस यही सोच रही थी कि अगर ये बर्ड्स पहले ही यहाँ पर आ जाते और हमने उनकी बातें समझ ली होती तो शायद हम किसी की डेथ से बचा सकते थे। रिया की बात सुनने के बाद शर्मिला भी चौंक गई। शर्मिला अच्छी तरह से जानती थी कि रिया के छोटे से मन पर कितना गहरा असर हुआ था। शर्मिला इसके बारे में तो कुछ डिटेल में नहीं जानती थी, मगर वो इतना अच्छी तरह से जानती थी कि बच्चों के मन पर इस तरह की बातों का कितना गहरा असर पड़ सकता था। और फिर रिया, अलेक्जेंडर और आर्यन कोई आम बच्चे नहीं थे। जिंदगी और हालात के कुछ पहलुओं को उन तीनों ने देखा ही था। बचपन से ऐसो आराम और बड़े बुजुर्गों के लाड प्यार से पले बड़े ये बच्चे समाज की कुछ कड़वी बातों से बिल्कुल अनजान थे। अलेक्जेंडर और आर्यन भी काफ़ी ज़्यादा निराश लग रहे थे। वहाँ उस लकड़ी बाजार में उन्होंने जो कुछ भी देखा था वह काफ़ी डरावना था। और चाहे अलेक्जेंडर और आर्यन कितने भी प्रैक्टिकल क्यों ना हो, जब उन्होंने उस तरह का माहौल देखा तब उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया था कि वहाँ ज़रूर कुछ ऐसा हुआ था जिसे इंसानी तौर पर सही नहीं माना जा सकता था। वैन में बैठे तीनों बच्चों ने वैन के अंदर से ये देखा था कि किस तरह स्ट्रेचर पर पुलिस के कुछ लोग एक लड़की की लाश ले जा रहे थे। तीनों बच्चों ने उस लड़की का चेहरा अच्छी तरह से देखा था। 18-19 साल की एक बेहद खूबसूरत सी लड़की जिसका जिस्म एक स्ट्रेचर पर बेजान पड़ा था। ये दृश्य देखकर तीनों बच्चों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। सभी बच्चों को निराश और हताश देखने के बाद शर्मिला ने मुस्कुराते हुए अपने हाथों को हवा में लहराया और कहा, मैंने आज तुम सबके लिए एक ज़बरदस्त प्लानिंग कर रखी है। सारे के सारे बच्चे खुश हो जाओगे। शर्मिला की बात सुनकर तीनों बच्चे हैरानी से शर्मिला को देखने लगे। सनी भी सुनना चाहता था कि आखिर शर्मिला बच्चों का मूड अपलिफ्ट करने के लिए क्या करना चाहती थी।
शर्मिला ने अपनी जगह पर खड़े रहकर अपने दोनों हाथ हवा में लहराकर गोल चक्कर पूरा किया और बच्चों से कहा, मैं तुम तीनों बच्चों की पसंद नापसंद अच्छी तरह से जानती हूँ। रिया, मुझे पता है कि आपको गेम खेलना कितना पसंद है। मुझे ये भी पता है कि अलेक्जेंडर को बड़े होकर साइंटिस्ट बनना है, और मैं ये भी जानती हूँ कि आर्यन को बड़े होकर मैथमेटिशियन बनना है। मगर कई बार मैं ये सोचती हूँ कि अगर आपके पापा कभी रिटायर करना चाहें तो बिजनेस की जिम्मेदारी किसके कंधे पर सौंपेंगे। शर्मिला की यह बात सुनकर तीनों बच्चे हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। उन तीनों की शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे तीनों एक दूसरे से कह रहे थे कि भाई ये तो तुम्हारा काम है। अलेक्जेंडर को बचपन से ही अपनी मम्मा अनिका की तरह मेडिकल साइंस में नाम करना था। वहीं रिया को अपनी बुआ भूमिका बेहद पसंद थी। हालांकि भूमिका एक स्पेशल डिपार्टमेंट की एजेंट थी, मगर भूमिका की स्टाइल, उसके कपड़े पहनने का तरीका, भूमिका की फैशन रिया को बेहद अच्छी लगती थी। रिया एक गेमर तो थी, मगर कहीं ना कहीं रिया बड़ी होकर एक फैशन मॉडल बनना चाहती थी। हालांकि अब तक रिया खुद ये बात नहीं जानती थी, मगर रिया की हरकतें, रिया की पसंद नापसंद देखते हुए कोई भी यह बात कह सकता था कि रिया जरूर बड़ी होकर एक फैशन मॉडल बनेगी। कहीं ना कहीं रिया के दोनों भाइयों को भी यह बात पता थी कि इसीलिए हमेशा ही दोनों भाई मिलकर रिया को पढ़ाई करने के लिए ज़्यादा फोर्स किया करते थे, जो रिया को बिल्कुल पसंद नहीं था। जब भी अलेक्जेंडर और आर्यन रिया को पढ़ाई करने की नसीहत देते, तब रिया उन्हें एक ही जवाब देती, जब मैं स्कूल खरीद सकती हूँ तो मुझे पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है। कहीं ना कहीं दोनों भाइयों को अपनी बहन के विचार बिल्कुल पसंद नहीं थे, मगर वो जानते थे कि पापा के लाड प्यार में पली बड़ी रिया को समझना और उसे समझाना इतना आसान नहीं था। शर्मिला ने तीनों बच्चों को अपने पास बुलाते हुए कहा, चलो आज हम सब मिलकर एक ऐसा खेल खेलेंगे जिसे खेलते वक्त हम सबको अपनी अपनी पसंद से खेलने में मज़ा आएगा। शर्मिला की ये बात सुनने के बाद सारे बच्चे हैरान होकर देखने लगे। वो जानना चाहते थे कि ऐसा कौन सा खेल था जो तीनों बच्चों को इक्वली पसंद आएगा। तभी शर्मिला ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए तीनों बच्चों की ओर देखकर कहा, मैंने नीचे स्विमिंग पूल के पास एक बड़ा सा बोर्ड बनवाया है जिस पर 1 से लेकर 100 तक के नंबर लिखे हैं। हमें डाइस घुमाना है और डाइस पर जितने नंबर आए उस हिसाब से हमें उस बोर्ड पर आगे अपने कदम बढ़ाने हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि हर कुछ नंबर के बाद आपको एक बड़ा सा सांप नज़र आएगा। अगर आप उस नंबर पर आए और सांप ने आपको काटा तो आपको उसी स्लाइड से होते हुए सीधे पानी में डुबकी लगाना होगा। इसका मतलब साफ है, यह गेम खेलने में रिया को बड़ा मज़ा आएगा। यह गेम मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन करने वाली गेम है, इसीलिए आर्यन बाबा को बड़ा मज़ा आएगा। और सांप के जहर से बचने के लिए क्या करना चाहिए, ये हमारे साइंटिस्ट साहब को खोज निकालना होगा। शर्मिला का गेम एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत ही प्यारा था। हालांकि यह खेल बेहद पुराना था, जिसे लोग सांप सीढ़ी के नाम से जानते थे, मगर शर्मिला के मॉडर्न जनरेशन के सामने इस गेम को जिस तरह से प्रेजेंट किया था, वो सुनकर सनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सनी ने अपने दोनों हाथों से ताली बजाते हुए शर्मिला की ओर देखकर कहा, अरे वाह शर्मिला, तुमने इतनी सारी तैयारियां कर दी और मुझे पता भी नहीं चला। शर्मिला ने अपनी नजरें झुकाते हुए सनी से कहा, सर आपका परिवार इतने दिनों बाद यहाँ पर आया है, तैयारियां भी पूरी होनी चाहिए थी। अगर सर और मैडम भी यहाँ होते तो बड़ा मज़ा आता, मगर मुझे लगता है कि बच्चों के साथ अब हमें ही इस खेल का हिस्सा लेना होगा, बड़ा मज़ा आएगा। बच्चे भी इस गेम की प्लानिंग सुनकर काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे। तभी शर्मिला ने बच्चों की ओर इशारा करते हुए कहा, तो चलें शुरू करें खेल। तीनों बच्चे अभी भी अपने नाइट गाउन में थे। शर्मिला ने तीनों बच्चों से कहा, चलिए आप लोग अपने कपड़े चेंज कर लीजिए और याद रखिएगा कि आपको अगर सांप ने काट लिया तो पानी में डुबकी लगानी है। इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि आप सब अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लें। तीनों बच्चों को कमरे में छोड़ने के बाद सनी और शर्मिला दोनों कमरे से बाहर निकल गए। सनी पूरा वक्त बस शर्मिला को देखकर मुस्कुरा रहा था। सनी जिस तरह से शर्मिला को देख रहा था, शर्मिला को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे। बस अपना सर झुकाए शर्मिला वहीं खड़ी रही। कुछ देर बाद शर्मिला ने अपना गला खराशते हुए सनी की ओर नज़र उठाकर देखा और कहा, सर मुझे लगता है रोहित सर और अनिका मैडम यहाँ नहीं है, तो हमें बच्चों के साथ गेम में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये बात सुनते ही सनी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। सनी ने अपने कंधे झुकाते हुए शर्मिला से कहा, ठीक है, मैं अभी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर आता हूँ, क्या तुम भी? सनी ने आगे बोलने से अपने आप को रोक लिया और अपनी जबान अपने दांतों के बीच चबाते हुए खुद के ही सर पर चपत लगा दी। शर्मिला की नज़रें झुक गई
और शर्मिला ने सनी से कहा, सर मैं इस वक्त ड्यूटी पर हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि बच्चों के साथ मुझे भी गेम खेलनी पड़ेगी, इसीलिए मैं तो सिर्फ अपने यूनिफॉर्म को लेकर आई हूँ। शर्मिला के इस बात पर सनी हैरान होकर शर्मिला को देखने लगा। कुछ देर बाद अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद शर्मिला से कहा, अच्छा मतलब मैं समझ गया, अगर गेम खेलते वक्त हम में से किसी को सांप काटे तो हमें पानी में डुबकी लगानी होगी, और अगर तुम्हें सांप काटे तो तुम पानी में डुबकी नहीं लगाओगी। सनी की बात सुनकर शर्मिला के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शर्मिला ने अपनी नज़रें उठाकर सनी की ओर देखा और कहा, सर आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। शर्मिला के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनकर सनी के चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा बढ़ गई। सनी अपने बाल बनाते हुए शर्मिला से कहने लगा, मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा लगा, मगर मैं एक बात से हैरान हूँ कि तुम्हें मेरे परिवार की पसंद नापसंद के बारे में इतनी जानकारी कैसे है। सनी की ये बात सुनते ही शर्मिला के चेहरे से हंसी गायब हो गई। शर्मिला को ऐसा लगने लगा था जैसे कुछ सेकंड के लिए उसकी धड़कनें रुक गई थी। अचानक अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को संभालते हुए शर्मिला ने कहा, वो सर बात दरअसल यह है कि जब आपका परिवार यहाँ आने वाला था और आपको इस बारे में जानकारी हुई तो आपने अपने परिवार के बारे में इतनी बातें की कि मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं कई सालों से आपके परिवार के साथ रहती हूँ। शर्मिला ने जब ये बात कही तब फिर से सनी को ये महसूस होने लगा जैसे उसके दिल में गिटार के तार बजने लगे थे। तीनों बच्चे कुछ ही देर में अपने बेडरूम से अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर बाहर आए। वहीं सनी भी, जो प्रेसिडेंशियल स्वीट के नीचे वाले फ्लोर पर ही रहता था, वो अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर आ गया। शर्मिला ने सभी को देखकर कहा, वाओ आप सब तो काफ़ी ज़्यादा डसिंग और हॉट लग रहे हो। चलिए अब देखते हैं कि ये सांप सीढ़ी का खेल कौन जीतता है, सीढ़ी किसे मिलती है और सांप किसे काटता है। बच्चों से ज़्यादा गेम खेलने के लिए सनी ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा था। सनी और बच्चों को भी इस तरह से देखकर सारे सिक्योरिटी गार्ड भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड को रोहित ने सख्त हिदायत दी थी कि उन्हें साये की तरह बच्चों का पीछा करना है, इसीलिए शर्मिला और सनी के साथ साथ सिक्योरिटी गार्ड भी बच्चों के पीछे पीछे पुल एरिया की ओर चले गए। सारे सिक्योरिटी गार्ड ने पूरे पुल एरिया पर एक तरह की घेराबंदी कर रखी थी। शर्मिला ने पहले ही पुल एरिया को एक सेक्शन बाकी गेस्ट के लिए बंद करवा दिया था। शर्मिला की इस तरह की सूझबूझ देखकर सनी को शर्मिला की हर बात काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगने लगी थी। शर्मिला जब बच्चों को सारे इंस्ट्रक्शन दे रही थी तब सनी मुस्कुराते हुए बस शर्मिला को देखे जा रहा था। शर्मिला ने जब देखा कि सनी उसे घूर घूर कर देख रहा था तो शर्मिला ने अचानक ही सनी की ओर मुड़कर पूछा, सर आप इस तरह क्यों देख रहे हैं। सनी ने बिना सोचे समझे शर्मिला के इस बात का जवाब देते हुए कहा, मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा हमेशा लड़की वही चुनना जो तुमसे ज़्यादा तुम्हारे परिवार से प्यार करे। सनी की यह बात सुनकर शर्मिला की आंखें फटी की फटी रह गई। शर्मिला के साथ साथ तीनों बच्चों ने भी यह बात सुनी थी। रिया ने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी को दबा लिया। वहीं अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों अपनी नज़रें ऊंची करके एक दूसरे को देखने लगे। आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों जानते थे कि उनका चाचा शर्मिला के ऊपर पूरी तरह से लट्टू हो चुका था। हालांकि इतने दिनों में होटल का बाकी स्टाफ भी ये बात अच्छी तरह से जान चुका था, मगर सनी इन सारी बातों से बिल्कुल अनजान था। सनी को पता नहीं था कि उसके चेहरे के एक्सप्रेशन और उसके हाव भाव को देखकर अब तक पूरे मनाली में यह बात फैल गई थी कि सनी को उनकी नई एम्प्लॉय से प्यार हो गया था। मगर हैरान करने वाली बात यह थी कि सनी को खुद को नहीं पता था कि उसने अपनी फीलिंग्स इतनी ऑब्वियस कर ली थी। शर्मिला के सामने इतनी बड़ी बात बोलने के बावजूद सनी को इस बात का एहसास नहीं हो रहा था कि उसने बिना सोचे समझे जाने अनजाने में एक तरह से शर्मिला को प्रपोज कर दिया था। तभी शर्मिला ने अपने हाथों में सीटी पकड़ी और जोर से सीटी बजाते हुए बच्चों से कहा, तो चले गेम शुरू करें। शर्मिला का इशारा मिलते ही तीनों बच्चे सनी के साथ छोटे से स्विमिंग पूल के पास बनाए हुए एक बड़े से सांप सीढ़ी के बोर्ड पर एक नंबर पर जाकर खड़े हो गए। एक बड़ा सा बोर्ड स्पेशली डिजाइन करवाया गया था जहां पर 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखी गई थी। कुछ नंबर पर सीढ़ियां लगी थी जिस पर पहुंचने पर इंसान को वो सीढ़ी चढ़कर उस नंबर तक पहुंचना था जहां वो सीढ़ी खत्म होती थी, और सांप के काटने पर उसी की बनी एक स्लाइड में सीधे उसमें नीचे बने हुए स्विमिंग पूल में डुबकी लगानी होती थी। बच्चे और सनी इस इंतजाम को देखकर काफ़ी एक्साइटेड थे और पासे फेंकने के लिए बिल्कुल तैयार थे। वहाँ सिविल हॉस्पिटल में रोहित और अनिका इंस्पेक्टर के पीछे चलते हुए उस वार्ड में पहुँचे जहाँ उस बूढ़ी औरत को एडमिट किया गया था। एक बड़ा सा वार्ड जिसमें कई पेशेंट एक साथ ट्रीटमेंट चल रही थी। उस वार्ड के बाहर आईसीयू का बोर्ड लगा हुआ था।
रोहित यह सब कुछ देखकर हैरान हो गया। एक आईसीयू वार्ड होने के बावजूद वो किसी छोटे मोटे हॉस्पिटल के जनरल वार्ड से भी ज़्यादा बदतर था। मॉनिटरिंग मशीन्स के नाम पर वहाँ कोई मॉडर्न इक्विपमेंट मौजूद नहीं थे। ऑक्सीजन की इक्का दुक्की सिलेंडर थे जिससे बारी बारी पेशेंट पर इस्तेमाल किया जाता था। इस तरह के इंतजाम देखकर रोहित को काफ़ी आश्चर्य हो रहा था। नर्स इंस्पेक्टर रोहित और अनिका को लेकर उस बूढ़ी औरत के पास आए जिसे अभी अभी लकड़ी बाजार से लाया गया था। बूढ़ी औरत अभी भी कुछ बड़बड़ा रही थी। अनिका ने गौर से ये सुनने की कोशिश की कि बूढ़ी औरत क्या कहने की चाहती थी। आधी होश में और आधी बेहोश बूढ़ी औरत के मुंह से बार बार सिर्फ एक ही नाम निकल रहा था, कुसुम, मेरी बेटी कुसुम, छोड़ दो उसे। बूढ़ी औरत के बड़बड़ाने से इतना तो साफ हो गया था कि जिस लड़की की मौत हुई थी वो बूढ़ी औरत की बेटी थी जिसका नाम था कुसुम। नर्स ने इंस्पेक्टर की ओर देखते हुए कहा, देखिए सर, यह एक सिविल हॉस्पिटल है। यहाँ बड़े अस्पतालों जैसी फैसिलिटीज नहीं है। डॉक्टर भी काफ़ी कम है, पेशेंट बहुत ज़्यादा, मगर इनकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है। अगर सच कहूँ तो अगर आपको इनकी जान बचानी है तो इन्हें किसी बड़े अस्पताल में ले जाना बहुत ज़रूरी है। उस नर्स की बात सुनकर इंस्पेक्टर काफ़ी कंफ्यूज हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी सिचुएशन में वो क्या करे। हादसे के शिकार हुए गरीब मरीजों को अक्सर इसी तरह के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दाखिल करवाया जाता था। अगर किसी प्राइवेट और बड़े अस्पताल में उन्हें दाखिल करवाया तो ये बात खड़ी हो जाती थी कि वहाँ का खर्च कौन उठाएगा। उस बूढ़ी औरत की कंडीशन तो इंस्पेक्टर पहले से ही जान चुके थे। एक पुरानी सी लकड़ी के घर में रहने वाली बूढ़ी औरत अपना गुजारा लकड़ियां काट काट कर करती थी। यह बात भी इंस्पेक्टर अच्छी तरह से जानते थे। और एक प्राइवेट और बड़ी हॉस्पिटल में बूढ़ी औरत का इलाज करवाने का मतलब था कि उस अस्पताल का सारा खर्च इंस्पेक्टर को खुद उठाना होगा। इंस्पेक्टर के चेहरे की परेशानी पड़ते हुए रोहित ने उस नर्स से कहा, ठीक है, मैं इन्हें यहाँ से शिफ्ट करवाने की सारी तैयारियाँ करवाता हूँ। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि उस वार्ड में और भी कई पेशेंट थे जिन्हें बेहतर इलाज की ज़रूरत थी और रोहित के पास पैसों की कमी नहीं थी। मगर रोहित जानता था कि इतने सारे पेशेंट्स का इलाज करवाने के लिए बड़ी से बड़ी हॉस्पिटल में बेड कम पड़ जाएंगे। और रोहित यह भी जानता था कि ये इकलौता ऐसा अस्पताल नहीं था। पूरे देश में कई ऐसे अस्पताल थे जिनकी हालत ऐसी थी। रोहित चाहकर भी उन सभी मरीजों की मदद नहीं कर सकता था जो देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे अस्पतालों में अपना इलाज करवाने के लिए मजबूर थे। बूढ़ी औरत बिस्तर पर लेटी सिर्फ एक ही चीज़ बड़बड़ा रही थी, वो अपनी बेटी कुसुम को बचाना चाहती थी। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि बूढ़ी औरत शायद अभी भी उसी पल में जी रही थी जहाँ वो अपनी बेटी की दरिंदों से बचाना चाहती थी, मगर वो अपनी बेटी को बचा नहीं पा रही थी। अनिका को ये सोच सोचकर दुख हो रहा था कि जब वो बूढ़ी औरत होश में आएगी और उसे पता चलेगा कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, तब उस पर क्या बीतेगी। मगर अनिका भी चाहती थी कि सबसे पहले इस वक्त उस बूढ़ी औरत की जान बचाई जाए। रोहित एक बात अच्छी तरह से जानता था कि जो मरीज पुलिस की देख रेख में अस्पताल में भर्ती करवाए जाते थे उन्हें अपनी मर्जी से हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं किया जा सकता था। नर्स की बात सुनने के बाद रोहित ने इंस्पेक्टर की ओर देखा। इंस्पेक्टर गहरी सोच में डूब गए। इंस्पेक्टर अच्छी तरह से जानते थे कि इस वक्त बूढ़ी औरत को बचाने का और कोई उपाय नहीं था, पर इंस्पेक्टर ये भी अच्छी तरह से जानते थे कि रोहित मारवा कौन था। और अगर रोहित मारवा ने ये कहा था कि वो बूढ़ी औरत को बड़ी अस्पताल ले जाने के लिए तैयार हैं, तो इंस्पेक्टर को खर्च की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। रोहित मारवा इतना बड़ा आदमी था कि वो चाहे तो उसी वक्त उससे भी बड़ी हॉस्पिटल की जगह को खरीदकर वहाँ पर एक आलीशान हॉस्पिटल बना दे जो मॉडर्न इक्विपमेंट से लैस हो। कुछ देर बाद मन ही मन सोचने के बाद इंस्पेक्टर ने रोहित मारवा की ओर देखकर हाँ का इशारा कर दिया। इंस्पेक्टर की हाँ मिलते ही रोहित मारवा ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और अपने आदमी को कॉल लगाकर कहा, अभी इसी वक्त सिविल हॉस्पिटल में एक एम्बुलेंस भेजो, हमें एक औरत को मनाली के सबसे बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। वैसे तो मनाली में ज़्यादा बड़े हॉस्पिटल नहीं थे, मगर सिविल हॉस्पिटल से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल था जहाँ थोड़ी बहुत मॉडर्न इक्विपमेंट और बेहतर फैसिलिटीज मिल सकती थी। नर्स के कहने पर तुरंत उस औरत के डिस्चार्ज के पेपर बनवाए गए। इंस्पेक्टर ने भी काफ़ी कोऑपरेशन दिखाते हुए डिस्चार्ज के पेपर बनाने में स्टाफ की मदद की। रोहित और अनिका एम्बुलेंस के पास खड़े होकर उस औरत के स्ट्रेचर का एम्बुलेंस तक पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। गार्ड्स तेजी से उस बूढ़ी औरत को लोगों की भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए एम्बुलेंस की ओर ले जा रहे थे। मगर जैसे ही स्ट्रेचर एम्बुलेंस के पास पहुंचा, रिसेप्शन की ओर से एक आवाज़ आई, रुक जाओ तुम, इस औरत को यहाँ से कहीं नहीं ले जा सकते।
एक पहाड़ी कड़क आवाज सुनकर रोहित और अनिका चौंक कर रिसेप्शन की ओर देखने लगे। रिसेप्शन पर एक पुलिस ऑफिसर, जिन्होंने खाकी पैंट पहन रखा था, नीचे पैरों पर पुलिस के जूते और ऊपर एक सिविल शर्ट पहन रखा था, वो अपनी जेब में हाथ डाले खड़े थे। रिसेप्शन पर एक फाइल बंद करने के बाद वो इंस्पेक्टर बड़े ही आराम से अपनी जेब में हाथ डालकर स्ट्रेचर पर लेटी बूढ़ी औरत के पास आए। कुछ देर तक बूढ़ी औरत की हालत देखने के बाद उस इंस्पेक्टर ने अपने सामने खड़े पुलिस ऑफिसर की ओर देखा। जिस पुलिस ऑफिसर ने बूढ़ी औरत को सिविल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दिलाने में मदद की थी, उसने अपने सीनियर ऑफिसर को अपने सामने देखकर तुरंत उन्हें पैर पलटकर सैल्यूट किया। रोहित इतना तो समझ गया था कि जो पुलिस ऑफिसर अभी अभी आया था वो दूसरे पुलिस ऑफिसर का सीनियर था। स्ट्रेचर पर लेटी बूढ़ी औरत की हालत देखते हुए रोहित ने उस सीनियर पुलिस ऑफिसर से कहा, देखिए ऑफिसर, हमें इस वक्त इन्हें बड़े अस्पताल ले जाना है। इस अस्पताल में ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं। अगर इनकी जान बचानी है तो हमें इसी वक्त इन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाना होगा। हमने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली है। ये कहने के बाद रोहित ने नर्स के हाथ से डिस्चार्ज पेपर लिए और सीनियर इंस्पेक्टर को दिखाते हुए कहा, ये देखिए सारे पेपर तैयार हैं और आप प्राइवेट हॉस्पिटल में होने वाले खर्च की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सारा का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। रोहित ने जो पेपर सीनियर ऑफिसर के हाथ में थमाए, उन पेपर्स को बिना देखे ही सीनियर ऑफिसर ने फोल्ड करके अपनी जेब में रख दिए और रोहित की ओर देखकर कहा, अरे साहब, आप खर्चा उठाने की बात कर रहे हैं। आप चाहें तो वो पूरी की पूरी हॉस्पिटल खरीद सकते हैं। भाई, आपके पावर को कौन नहीं जानता। सीनियर इंस्पेक्टर रोहित को अच्छी तरह से जानता था। ये देखकर रोहित ने राहत की सांस ली और रोहित ने सीनियर इंस्पेक्टर से कहा, ओके, मुझे लगता है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हमें पेशेंट को लेकर चलना चाहिए। रोहित ने वार्ड बॉय को इशारा करके कहा कि वो बूढ़ी औरत के स्ट्रेचर को एम्बुलेंस के अंदर ले जाए। मगर इससे पहले कि वार्ड बॉय स्ट्रेचर को अपने हाथों में उठा पाते, सीनियर इंस्पेक्टर ने उन्हें रोकते हुए कहा, अरे भाई रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम? तनख्वाह सरकार से लेते हो या मारवा जी से, जो उनके इशारों पर डांस कर रहे हो? सीनियर इंस्पेक्टर की इस तरह की बात सुनकर रोहित हैरान हो गया। सारे के सारे वार्ड बॉय ने जब सीनियर इंस्पेक्टर को इस तरह से बात करते हुए देखा तो उन्होंने स्ट्रेचर वापस जमीन पर रख दिया, क्योंकि वार्ड बॉय अच्छी तरह से जानते थे कि रोहित मारवा कुछ ही दिनों का मेहमान था। कुछ दिन सैर सपाट करने के बाद वो अपने परिवार के साथ फिर से शहर चला जाएगा, मगर उन लोगों को पूरी जिंदगी इसी अस्पताल में गुजारनी थी और उनके सामने जो शख्स खड़ा था वो उस इलाके का सीनियर ऑफिसर था। सीनियर ऑफिसर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन वार्ड बॉयज को देखते हुए अपना एक पांव जमीन पर पटकने लगा। सारे वक्त सीनियर ऑफिसर ने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में रखे थे। उसके बाद अपने कदम रोहित की ओर आगे बढ़ाने के बाद सीनियर ऑफिसर ने अपना एक हाथ जेब से निकालकर रोहित की ओर आगे बढ़ा दिया और कहा, इंस्पेक्टर गेरीवाल। रोहित जानता था कि इस वक्त इंस्पेक्टर से हाथ मिलाने के अलावा उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी। जैसे ही रोहित ने इंस्पेक्टर से हाथ मिलाया, इंस्पेक्टर ने कहा, दरअसल इस केस का मैं इंचार्ज हूँ, माफ़ कीजिएगा, मेरे जूनियर की वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। आपके सामने खड़े जूनियर ऑफिसर की ओर गुस्से से देखते हुए इंस्पेक्टर गेरीवाल ने रोहित से यह बात कही थी। मगर जैसे ही इंस्पेक्टर गेरीवाल ने यह बात कही, रोहित ने कहा, नहीं, ये ऑफिसर तो बहुत ही कोऑपरेटिव है। इनफैक्ट इन्होंने अगर क्विक एक्शन नहीं ली होती और इन्हें जल्दी से अस्पताल नहीं पहुंचाया गया होता और इनकी जान बचा पाना बेहद मुश्किल होता। जैसे ही इंस्पेक्टर गेरीवाल ने रोहित की यह बात सुनी, इंस्पेक्टर गेरीवाल ने फिर से अपना एक पांव जमीन पर पटकते हुए कहा, यही तो मार खा गए ना अपना देश। यहाँ किसको क्या काम करना है वो उसे खुद नहीं पता। अब देखो, इस इंस्पेक्टर को इसलिए जॉब पर रखा गया है ताकि वो जुर्म को रोक सके, लोगों को कानून अपने हाथों में लेने से रोक सके। लोगों की जान बचाना तो डॉक्टरों का काम है, हमें तो क्राइम होने से रोकना है, और अगर क्राइम ऑलरेडी हो चुका हो तो क्रिमिनल को पकड़ना हमारा काम है। इंस्पेक्टर गेरीवाल ने ये बात धार नज़रों से अपने जूनियर ऑफिसर को देखते हुए कही थी। जूनियर ऑफिसर के हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे थे, मगर मन ही मन नीचे स्ट्रेचर पर लेटी बूढ़ी औरत को देख उसे इस बात की फिक्र हो रही थी कि अगर उस बूढ़ी औरत को वक्त पर ट्रीटमेंट नहीं मिली तो उनकी जान जा सकती थी। और साथ ही जूनियर इंस्पेक्टर यह भी अच्छी तरह से जानते थे कि वो औरत इकलौती जस्मतीत गवाह थी उस लड़की के रेप और मर्डर की। यह बात रोहित भी अच्छी तरह से जानता था। इसीलिए इंस्पेक्टर गेरीवाल की ओर देखकर रोहित ने कहा, आप इन्हें ले जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? आप अच्छी तरह से जानते हैं
कि अगर इन्हें वक्त पर इलाज नहीं मिला तो इनकी मौत हो सकती है। इंस्पेक्टर गेरीवाल ने इस बात पर हल्की सी ताली बजाते हुए रोहित से कहा, अरे वाह साहब, मैं तो यही नहीं जानता था कि आप एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक ज्योतिष भी हैं, जो लोगों की मौत के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। रोहित को इंस्पेक्टर गेरीवाल की बातें काफ़ी ज़्यादा टेढ़ी लग रही थी। अनिका भी इंस्पेक्टर गेरीवाल के इस तरह के बर्ताव को देखकर काफ़ी हैरान थी। अनिका से अब स्ट्रेचर पर लेटी बूढ़ी औरत की हालत देखी नहीं जा रही थी। अनिका ने खुद आगे बढ़कर स्ट्रेचर को हाथ लगाते हुए वार्ड बॉय से कहा, आप लोग चलिए, जल्दी ही उन्हें एम्बुलेंस के अंदर डालिए। वार्ड बॉय समझ नहीं पा रहे थे कि वो अपने सामने खड़े इतने पावरफुल लोगों की बात सुने या अपने इलाके के सीनियर इंस्पेक्टर की बात सुने। तभी इंस्पेक्टर गेरीवाल ने अपने घुटनों के बल बैठते हुए स्ट्रेचर पर लेटी बूढ़ी औरत के नाक के पास उंगली रखी और फिर अनिका की ओर देखकर कहा, जिंदा हैं माँ, अभी भी जिंदा हैं। लेकिन मैडम, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो चुकी हैं, इसलिए आप शायद दुनिया के नियम और कानून भी पूरी तरह से भूल चुकी हैं। रोहित इस बात पर हैरानी से इंस्पेक्टर गेरीवाल को देखने लगा। इंस्पेक्टर गेरीवाल ने अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, देखिए मैडम, इस दुनिया में जीने के कुछ तौर तरीके हैं जो आपको जल्द से जल्द याद करने होंगे। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप शायद इस देश के सबसे बेहतरीन पावरफुल खानदान की बहू हैं, मगर कानून को हाथ में लेना ये अच्छी बात नहीं है। और मिस्टर मारवा, आपको भी अपनी पत्नी को एक बात याद दिलानी होगी कि हमारे देश में, हमारे प्रजातंत्र में कानून के ऊपर कोई भी शख्स, कोई बिजनेसमैन या कोई पॉलिटिशियन नहीं है। कानून सर्वप्रिय है। रोहित अच्छी तरह से समझ चुका था कि इंस्पेक्टर गेरीवाल के साथ अब ज़्यादा इज्जत से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं था। इसीलिए अपने तेवर दिखाते हुए रोहित ने इंस्पेक्टर गेरीवाल से कहा, देखिए, आप ये फिजूल की बातें करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पेशेंट की जान पर आबनी है और आप इस तरह की बातें किए लिए बैठे हैं। और अगर आप मुझे कानून की धमकी दे रहे हैं तो आप भी अच्छी तरह से सुन लीजिए, हर कानून हर किताब के ऊपर होती है। इंसानियत और इंसानियत के नाते दूसरे इंसान की मदद करना आपका फ़र्ज है। ये मत भूलिए कि वर्दी के पीछे एक इंसान रहता है, मगर मैं खुद देख रहा हूँ कि यहाँ इस वर्दी के पीछे इंसान नहीं है। रोहित की बात पूरी होते ही इंस्पेक्टर गेरीवाल ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, चलिए, बातों बातों में आप जैसे बड़े आदमी ने मुझे जानवर भी कह दिया। कोई बात नहीं, आप बड़े आदमी हैं, मैं आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, मगर आपकी जगह और कोई होता तो ऑन ड्यूटी पुलिस इंस्पेक्टर को गाली देने के जुर्म में उसे अंदर कर देता। मगर मैं ये बात भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपको जब तक पुलिस स्टेशन ले जाऊँगा, उससे पहले आपके लिए बड़े से बड़े कानून में उलटफेर करने वाले आपके साथी वकील पुलिस स्टेशन पहुँच जाएंगे और हम पुलिस स्टेशन में कदम रखें उससे पहले आपको बेल मिल जाएगी और मेरे हाथ में मेरा सस्पेंशन लेटर होगा। बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ आपकी पावर और आपकी पहुँच को। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर ने आगे कहा, मगर ये मत भूलिए कि इस बार आपका पाला एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर से पड़ा है। चाहे आप कितने भी ताकतवर इंसान क्यों ना हो, मगर मैं वो इंस्पेक्टर हूँ जो अपने फ़र्ज और ईमान के लिए किसी के सामने झुकना नहीं जानता। इंस्पेक्टर गेरीवाल जो बात कह रहे थे, उनकी हरकतें उसके बिल्कुल विपरीत थी। बूढ़ी औरत स्ट्रेचर पर लेटी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। इंस्पेक्टर गेरीवाल रोहित और अनिका को उसकी जान बचाने में मदद करने की जगह उसमें बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे। अपने जूनियर इंस्पेक्टर को देखकर इंस्पेक्टर गेरीवाल ने कहा, तुम्हें इतना भी पता नहीं कि अगर किसी क्राइम सीन पर कोई मुजरिम या विक्टिम जख्मी हालत में मिले तो उसे नियम के अनुसार सरकारी दवाखाने में भर्ती करवाना चाहिए। उस जूनियर इंस्पेक्टर ने कांपती और अटकती हुई आवाज़ में इंस्पेक्टर गेरीवाल से कहा, यस सर, मैंने वही किया, मगर अस्पताल के स्टाफ के मुताबिक यहाँ पर इनका इलाज हो पाना बेहद मुश्किल है। इन्हें सही वक्त किसी बड़े अस्पताल में ले जाना होगा जहाँ इनका बेहतर इलाज हो सके, तभी उनकी जान बचाई जा सकती है। अभी जूनियर इंस्पेक्टर की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि इंस्पेक्टर गेरीवाल ने जूनियर इंस्पेक्टर से कहा, और वहाँ जाकर इनकी जान नहीं बची तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? क्या तुम्हें पता है कितनी बड़ी इंक्वायरी बैठ सकती है हमारे डिपार्टमेंट पर? तुम्हारी इतनी सी चूक, तुम्हारी इतनी सी भूल पूरे डिपार्टमेंट का सर नीचा कर सकती है। इतने साल हो गए तुम्हें ड्यूटी निभाते निभाते, मगर अब तक तुम नियम कानून अच्छी तरह से सीख नहीं पाए। पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती होते वक्त हमने शपथ ली थी कि हम पुलिस द्वारा स्थापित नियम और कानून का पालन करेंगे। अगर कानून का रक्षक ही कानून का भक्षक बन जाएगा तो हम देश की सेवा कैसे कर पाएंगे?
इससे पहले कि जूनियर इंस्पेक्टर गेरीवाल की बातों का जवाब दे पाता, इंस्पेक्टर गेरीवाल ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, शट अप, जस्ट शट अप। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम जैसे इंस्पेक्टर पुलिस महकमे के लिए कम और बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस के लिए ज़्यादा काम करते हैं। जितनी तनख्वाह तुम लोगों को यहाँ से मिलती है उससे कई ज़्यादा तनख्वाह तो तुम्हें ऊपर से मिल जाती है। इस बात का भी मुझे अच्छी तरह से अंदाज़ा है। मगर मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, चाहे तुम्हारी पहुँच कितनी भी ऊपर तक हो, मैं तुमसे और तुम्हारे ऊपर जो लोग बैठे हैं उनसे बिल्कुल नहीं डरने वाला। मैं कानून का पालन करने आया हूँ और मैं कानून का पालन करके रहूँगा। उस इंस्पेक्टर की बात सुनकर रोहित का दिमाग खराब हो रहा था। उसे अंदर ही अंदर उस इंस्पेक्टर पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर रोहित जानता था कि ये वक्त गुस्से से काम लेने का नहीं था। वहीं अनिका को भी इंस्पेक्टर गेरीवाल से चिढ़ हो रही थी। अनिका को स्ट्रेचर पर लेटी हुई उस बूढ़ी औरत की फिक्र हो रही थी। अनिका को डर था कि जब तक वो उस बूढ़ी औरत को लेकर दूसरे अस्पताल पहुंचते तब तक कहीं देर ना हो जाए। इंस्पेक्टर गेरीवाल की आवाज़ सुनकर आसपास कई लोग जमा हो गए। सुनने वालों को यही लग रहा था जैसे इंस्पेक्टर गेरीवाल इंसाफ के एक देवता थे, जो रोहित मारवा जैसे पावरफुल आदमी को करप्शन के जरिए कोई गलत काम करने से रोक रहे थे और अपने ही साथी को डांटकर वो उसे ये सीख दे रहे थे कि किस तरह पुलिस वालों को कानून और नियम का पालन करके लोगों की सेवा करनी चाहिए। तभी पास खड़ी एक नर्स ने अनिका की ओर देखकर कहा, मैडम, मुझे लगता है कि हम इनको नहीं बचा पाएंगे, इनके पास वक्त बहुत कम है। तो गाइस, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ शर्मिला बच्चों के साथ सांप सीढ़ी का गेम खेलते हुए बच्चों का मूड ठीक कर रही थी। बच्चे भी अपने सनी चाचू के साथ गेम को एंजॉय कर रहे थे। रोहित ने अपने बच्चों की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी सख्त इंतजाम कर रखे थे और रोहित के सबसे वफादार सिक्योरिटी गार्ड्स रोहित के बच्चों की हिफाजत कर रहे थे। जब बच्चे शर्मिला के साथ गेम खेल रहे थे तो रोहित के सिक्योरिटी गार्ड्स काफ़ी हाई अलर्ट पर इस बात का खास ध्यान रख रहे थे कि बच्चों के आसपास कोई भी अनजान आदमी जा ना पाए और कहीं से कोई बच्चों पर किसी भी तरह का हमला ना कर सके। इस बात का भी खास ख्याल रखा जा रहा था। गेम खेलते हुए आधा घंटा बीत चुका था। रिया 44 नंबर की सीढ़ी तक पहुंच चुकी थी। वहीं अलेक्जेंडर और आर्यन जुड़वा भाइयों की तरह 23 नंबर पर इकट्ठा खड़े थे। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि सनी अभी भी 0 पर खड़ा था। सनी पूरी तरह से भीग चुका था। सनी के साथ बार बार ये हो रहा था कि सनी जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ता था उसे कोई न कोई सांप जरूर काट लेता और सनी को पानी में डुबकी लगानी पड़ती। सनी, रिया, आर्यन और अलेक्जेंडर तो वो बड़े से बोर्ड पर खड़े थे, मगर उनकी तरफ से पासे नीचे उनके चुने हुए एक सिक्योरिटी गार्ड को फेंकने का जिम्मा सौंपा गया था। सिक्योरिटी गार्ड भी खूब मज़े ले लेकर गेम देख रहे थे। सनी को जब भी सांप काटता तब सब लोग एक साथ हंस पड़ते और सनी उस स्लाइड में बैठकर शर्मिला की ओर देखकर खुशी खुशी पानी में डुबकी लगा देता। अब रिया की टर्न थी। रिया ने जिस सिक्योरिटी गार्ड को अपने पास से फेंकने के लिए चुना था वो सिक्योरिटी गार्ड आगे आया और उसने रिया के पासे ज़मीन पर फेंके। सिक्योरिटी गार्ड ने अच्छी तरह से देखा कि पासे में 2 और 2 यानी कि 4 नंबर नज़र आ रहे हैं, मगर जैसे ही पासे ज़मीन पर गिरे शर्मिला ने तुरंत उन पासों को अपने हाथ में पकड़ लिया और माइक पर अनाउंस किया कि रिया के 6 नंबर आए हैं। जिस सिक्योरिटी गार्ड ने रिया के पासे फेंके थे वो ये सुनकर हैरान हो गया। उसे पता था कि रिया को 4 नंबर आए थे और रिया जो इस वक्त 44 नंबर पर खड़ी थी, अगर वो 48 पर जाती है तो उसे सांप काट लेता है और वो सीधे फिसल कर 7 नंबर पर आ जाएगी। मगर शर्मिला ने माइक पर यह अनाउंस किया था कि रिया को 6 नंबर आए थे। इसका मतलब यह था कि 44 से सीधे 50 तक पहुंच जाएगी, जहां से उसको सीढ़ी 77 पर ले जाएगी। रिया जैसे ही अपने एक एक कदम बढ़ाकर 50 नंबर के ब्लॉक पर पहुंची, उसने देखा कि एक लंबी सीढ़ी उसे सीधे 77 नंबर पर ले जा रही थी। तो रिया अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए खुशी से झूम उठी। ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक बजने लगा और रिया धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़कर नीचे खड़े सिक्योरिटी गार्ड को वेव करते हुए 77 नंबर पर जा पहुंची। आर्यन और अलेक्जेंडर रिया की किस्मत को देखकर काफ़ी ताज्जुब हो गए थे। आर्यन खुद 2 बार पानी की डुबकी लगा चुका था। अलेक्जेंडर
ने 4 बार पानी में डुबकियां लगाई थी। सनी ने जितनी बार पानी में डुबकियां लगाई थी उसकी गिनती भी वो भूल चुके थे। मगर हैरानी की बात यह थी कि रिया को कभी सांप ने नहीं काटा और रिया को एक बार भी पानी में डुबकी लगानी नहीं पड़ी। इनफैक्ट हर 2 चांस के बाद रिया को कोई न कोई ऐसी सीढ़ी मिल जाती जो उसे आर्यन और अलेक्जेंडर से काफ़ी ज़्यादा दूर ले जाती। आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि रिया गेम खेलने में सबसे अच्छी थी। अगर मोबाइल गेमिंग की बात की जाए तो रिया का पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं था। मगर यहाँ बात रिया की गेमिंग की स्किल्स की नहीं थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि रिया जब खुद खेलती थी तब भी गेम जीत जाती थी, और आज जब कोई और रिया के लिए पासे फेंक रहा था तब भी जीत रिया की ही हो रही थी। दोनों भाई से शायद कुदरत का करिश्मा समझने लगे थे कि उनकी बहन को ऊपर वाले ने इतनी बड़ी गेमर बनाया था। जहां रिया की खुशी का ठिकाना नहीं था, वहीं पर पीछे खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स काफ़ी हैरान नजर आ रहे थे। जो सिक्योरिटी गार्ड रिया के लिए पासे फेंक रहा था, उसने अपने बगल में खड़े सिक्योरिटी गार्ड जो अलेक्जेंडर के लिए पासे फेंक रहा था उससे कहा, अरे यार, बड़ी अजीब बात है। ये शर्मिला मैडम इतनी बड़ी होटल चलाती हैं सनी साहब के साथ, पर इनका गणित बहुत कमज़ोर है यार। उस साथी सिक्योरिटी गार्ड ने अपने दोस्त से पूछा, क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? उस सिक्योरिटी गार्ड ने जवाब देते हुए कहा, अभी मैंने सही पासे फेंके। एक पासे पर 2 नंबर आया और दूसरे पर भी 2 नंबर आए। 2 और 2 4 हुए, मगर फिर भी शर्मिला मैडम ने 6 बता दिया। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ था। जब 5 और 2 साथ आते हैं तो उन्होंने 9 बता दिया। जब 1 और 6 साथ आते हैं तब उन्होंने 5 बता दिया। उस सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर उसके साथी ने कहा, अरे हाँ यार, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने जब अलेक्जेंडर बाबा के लिए पासे फेंके तो दोनों पासों की गिनती में इन्होंने कई बार गड़बड़ की। एक बार तो अलेक्जेंडर बाबा को 6 आया था, इन्होंने 5 बता दिया और अलेक्जेंडर बाबा को सांप ने काट लिया। दोनों सिक्योरिटी गार्ड शर्मिला की इस बेवकूफ़ी पर हंसने लगे और फिर एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर कहा, भाई कुछ भी कहो, बच्चे बड़े मायूस हो गए थे। ये शर्मिला मैडम की वजह से तीनों बच्चों के चेहरों पर फिर से मुस्कान आ गई, वरना मुझे तो लगा था कि बेचारे रोहित सर अपनी पूरी फैमिली को इतनी दूर लेकर आए थे ताकि उनके साथ थोड़ा वक्त खुशी खुशी बिता सकें, मगर उनके वैकेशन की इस तरह से शुरुआत होगी ये किसी ने सोचा नहीं था। चलो आज के दिन में कुछ तो अच्छा हुआ, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। रोहित के सारे पुराने वफादार सिक्योरिटी गार्ड्स रोहित की पूरी फैमिली से बहुत प्यार करते थे। रोहित की फैमिली पर किसी भी तरह की आँच आए या दुख के बादल मंडराएं तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ना सिर्फ रोहित उन्हें बहुत मान सम्मान से रखता था और अच्छी तनख्वाह देता था, मगर रोहित ने हमेशा से ही अपने पर्सनल स्टाफ को बिल्कुल अपने परिवार जैसा ही समझा था, और बदले में रोहित का पर्सनल स्टाफ भी रोहित के परिवार को अपना परिवार समझकर उनकी सेवा करते थे। सिविल हॉस्पिटल के फर्श पर स्ट्रेचर पर लेटी बूढ़ी औरत की सांसें फूलने लगी थी। उस औरत की फूलती हुई सांसें देखकर नर्स ने अनिका की ओर देखकर कहा, मैडम मुझे लगता है बहुत देर हो गई है, पेशेंट का बचना नामुमकिन हो गया है। हमने सोचा था कि हम इन्हें जल्द से जल्द बड़े अस्पताल में शिफ्ट कर देंगे और वहाँ जल्द से जल्द इनका इलाज हो पाएगा, मगर इस चक्कर में यहाँ पर जो इनका इलाज हो रहा था वो भी अधूरा रह गया। बूढ़ी औरत की सांसें अब कुछ ज़्यादा ही फूलने लगी थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। जैसा कोई एक्यूट अस्थमा का पेशेंट जब सांस लेने के लिए तड़पता है, उसी तरह की तड़प बूढ़ी औरत के शरीर में दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल बेजान थी, बस शरीर सांसें लेने के लिए पानी से निकाली गई मछली की तरह छटपटा रहा था। नर्स और आसपास खड़े लोग अब अच्छी तरह से जान चुके थे कि बूढ़ी औरत किसी भी वक्त अपनी सांसें छोड़ने वाली थी। कहीं न कहीं लोग मन ही मन उनके लिए प्रार्थना भी करने लगे थे कि जल्द से जल्द वो अपनी बेटी से मिलकर किसी नई दुनिया में अपना एक जहां बसाए, जहां उन्हें कभी किसी दुख का सामना न करना पड़े। उस बच्ची के साथ क्या हैवानियत हुई थी, ये बात अब तक पूरे हॉस्पिटल में फैल चुकी थी। स्ट्रेचर पर तड़पती बूढ़ी औरत को देखकर अनिका अपने दोनों हाथों से उस औरत के गाल पकड़कर कहने लगी, माँ जी होश में आइए, होश में आइए माँ जी, आपको कुछ नहीं होगा माँ जी। अनिका को इस वक्त खुद की लाचारी पर बहुत अफसोस हो रहा था। अनिका अब तक इतना जान चुकी थी, अनिका इस दुनिया की सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स में से एक थी, और इस वक्त अगर अनिका की याददाश्त उसके साथ होती
तो अनिका ने जरूर उस बूढ़ी औरत को बचाने के लिए कोई न कोई कदम जरूर उठाया होता। मगर इस वक्त अनिका की याददाश्त उसका साथ नहीं दे रही थी और अनिका नहीं जानती थी कि पेशेंट को किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। अनिका जोर जोर से हॉस्पिटल के अंदर देखकर चिल्लाने लगी, डॉक्टर, डॉक्टर कोई है यहाँ पर? प्लीज़ आप यहाँ आइए, माँ जी की हालत ख़राब होती जा रही है, प्लीज़ जल्दी आइए। रोहित भी बेबस होकर उस औरत को छटपटाते हुए देख रहा था। रोहित को इस वक्त इंस्पेक्टर गैरीवाल पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर वो जानता था कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। इंस्पेक्टर गैरीवाल की मर्जी के खिलाफ अगर बूढ़ी औरत को सिविल हॉस्पिटल से ले जाया जाता तो इंस्पेक्टर गैरीवाल अपने पुलिस फोर्स और अपने पद का इस्तेमाल करके रोहित को आसानी से रोक सकता था। अब तक अनिका जान चुकी थी कि ज़मीन पर तड़प रही बूढ़ी औरत को बचाना उनके लिए नामुमकिन हो गया था, मगर अनिका किसी तरह जानना चाहती थी कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ, उनकी बेटी के साथ ऐसा करने वाला कौन था। अनिका ने बूढ़ी औरत के कानों के पास जाकर कहा, माँ जी बताइए, आपकी बेटी के साथ किसने बदसलूकी की थी? बताइए माँ जी, आपकी कुसुम के साथ किसने दुर्व्यवहार किया था? कुसुम का नाम सुनते ही बूढ़ी औरत ने अचानक ही अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें बेजान थी, वो देख नहीं पाती थी, मगर कुसुम का नाम सुनते ही बूढ़ी औरत ने अपनी आंखें खोली। वो पहले से ज़्यादा सांसें लेने की कोशिश करने लगी। वह किसी तरह सांसें लेने की कोशिश कर रही थी, मगर उन्हें सांस लेने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। जब अनिका ने देखा कि कुसुम का नाम बूढ़ी औरत पर असर कर रहा था, तो बार बार कुसुम का नाम लेकर अनिका बूढ़ी औरत से पूछने लगी, बताइए माँ जी, कुसुम के साथ क्या हुआ था? किसने किया था कुसुम के साथ ऐसा सलूक? अपनी बेटी कुसुम का नाम सुनकर बूढ़ी औरत अपनी बेटी को आवाज़ देने लगी, कुसुम बेटा। अनिका जान चुकी थी कि उस बूढ़ी औरत के पास अब वक्त बहुत कम था। बूढ़ी औरत के जाने से पहले अनिका एक बार सुनना चाहती थी कि उसकी बेटी के साथ किसने ऐसी दर्दनाक हरकत की थी। बूढ़ी औरत अचानक ही कुछ कहने की कोशिश करने लगी। जैसे ही इंस्पेक्टर गैरीवाल ने देखा कि बूढ़ी औरत किसी का नाम लेने की कोशिश कर रही थी, तब उनके चेहरे का रंग उड़ गया। रोहित ने बड़ी अच्छी तरह से इंस्पेक्टर गैरीवाल के एक्सप्रेशंस को नोट किया था। इंस्पेक्टर गैरीवाल अपना एक कदम आगे बढ़कर बूढ़ी औरत को देखने लगे। वो बूढ़ी औरत अनिका के कानों में कुछ कहना चाहती थी, मगर अपने शरीर की पूरी ताकत लगाने के बावजूद वो अपने मुंह से किसी का नाम नहीं ले पा रही थी। बूढ़ी औरत बार बार किसी का नाम लेने की कोशिश कर रही थी, मगर बार बार उनकी ज़ुबान पर नाम आने के बाद उनकी हिम्मत जवाब दे जाती। धीरे धीरे उनकी आंखों की पुतलियां ऊपर होने लगी थी। तभी वहां खड़ी नर्स ये समझ गई कि बूढ़ी औरत धीरे धीरे अपनी जान छोड़ रही है। वो भी किसी तरह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि किसी तरह बूढ़ी औरत के प्राण निकल जाएं। उससे पहले वो अपने बेटी के कातिल का नाम बताए, जिसके ज़रिए कातिल को सज़ा दिलाने में पुलिस की मदद हो और कातिल को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। उस लड़की की हालत देखकर हर कोई इंसान की ऐसी दर्दनाक हरकत को देखकर शर्मसार हो गया था। एक औरत होने के नाते नर्स भी ये महसूस कर सकती थी कि मरने से पहले उस लड़की ने किस तरह के दर्द का सामना किया होगा, और वो मन ही मन बस इतना चाहती थी कि उस लड़की के साथ ऐसा सलूक करने वाले इंसान को सख्त से सख्त सज़ा मिले। मगर तभी आसपास खड़े सभी लोगों ने देखा कि बूढ़ी औरत का शरीर पूरी तरह से स्थिर हो चुका था। एक ही झटके में उस औरत की सांसों की डोरी टूट गई। कातिल का नाम बताने से पहले ही उस औरत ने दम तोड़ दिया। अनिका की आंखों के सामने उस बूढ़ी औरत ने अपना दम तोड़ा था। अनिका को अपने आप पर बेहद अफसोस हो रहा था। अनिका के हाथों में होने के बावजूद वो औरत को बचा नहीं पाई। अनिका की याददाश्त खो जाने के बाद जब से अनिका होश में आई थी, तब से लेकर अब तक अनिका को इतना बड़ा सदमा कभी नहीं लगा था। वह बूढ़ी औरत मरने से पहले किसी शख्स का नाम बताने ही वाली थी। यह बात अनिका और आसपास खड़े सभी लोग अच्छी तरह से जानते थे, और यह भी हो सकता था कि वह औरत जिस किसी का नाम लेना चाहती थी वह उसकी बेटी का कातिल हो। मगर इससे पहले कि वह औरत किसी का भी नाम ले पाती, उस औरत ने वही अनिका के सामने अपना दम तोड़ दिया। अनिका को इतना अफसोस तो अपनी याददाश्त खोने का कभी नहीं था, जितना अफसोस आज अनिका को उस बूढ़ी औरत की जान जाने का था। इंस्पेक्टर गैरीवाल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी जान में जान लौट आई थी। जब तक वो औरत सांस ले रही थी और कातिल का नाम बताने वाली थी, तब तक इंस्पेक्टर गैरीवाल की सांसें जमी हुई थी। मगर जैसे ही उस औरत ने अपनी आखिरी सांस छोड़ी, इंस्पेक्टर गैरीवाल की सांसें फिर से चलने लगी।
उस औरत की मौत के बाद जैसे इंस्पेक्टर गैरीवाल के मुंह में जुबान लौट आई थी। इंस्पेक्टर गैरीवाल ने रोहित की ओर देखकर कहा, देखा सर, अगर आप इस औरत को यहाँ से ले जाते और बीच रास्ते में एम्बुलेंस में ही इस औरत ने दम तोड़ दिया होता तो कानून आपके खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेता, और आप जैसे बड़े इंसान पर इतना संगीन इल्ज़ाम अगर लग जाए तो इस तरह की उथल पुथल हो सकती है। ये तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे बड़ा अफसोस है कि इस औरत को हम बचा नहीं पाए, मगर मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर इस हादसे के पीछे किसी मुजरिम का हाथ है तो बहुत जल्द कानून के हाथ उस तक पहुँच कर रहेंगे और उसे उस हिसाब से सख्त सज़ा मिलेगी। तभी पास खड़ी नर्स का सब्र का बांध टूट गया था। नर्स ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए इंस्पेक्टर गैरीवाल से कहा, हो सकता है से क्या मतलब है? हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि इस औरत और इसकी बेटी के साथ क्या हुआ था। इस मजबूर औरत को बिस्तर से बांधकर इसी के सामने इसकी बेटी का बलात्कार किया गया है, और आप कह रहे हैं कि अगर किसी का हाथ होगा तो। उस नर्स की बात सुनते ही इंस्पेक्टर गैरीवाल ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए नर्स से कहा, चुप रहो तुमसे पूछा किसी ने, और तुम अपने काम से काम रखा करो। एक मरती हुई औरत को तो बचा नहीं पाई और यहाँ ज़ुबान चला रही हो। तुम कैसे कह सकती हो कि उस लड़की का बलात्कार हुआ है? नर्स ने फिर से अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए इंस्पेक्टर गैरीवाल से कहा, ये बात तो सभी लोग जानते हैं। इनकी बेटी को पोस्टमार्टम के लिए यहीं पर लाया गया है। अरे शरीर पर लगे घाव को देख कोई भी समझ सकता है कि उसे मारने से पहले उसके साथ क्या किया गया था। इंस्पेक्टर गैरीवाल ने इस बात पर नर्स को फटकार लगाते हुए कहा, तुम डॉक्टर हो क्या? बताओ, तुम डॉक्टर हो? इंस्पेक्टर की ऐसी बात सुनकर नर्स ने डर कर अपने कदम पीछे हटा लिए और सिर्फ ना में अपना सर हिलाया। नर्स का जवाब मिलते ही इंस्पेक्टर गैरीवाल ने कहा, फिर क्यों यहाँ खड़ी खड़ी चप्पड़ चप्पड़ कर रही हो? किसी भी औरत के शरीर पर घाव के निशान होने तो क्या उसके साथ रेप हुआ होगा? इतनी सी बात भी तुम्हें समझ में नहीं आती? अरे पोस्टमार्टम में लड़की के शरीर की जांच होगी, डॉक्टर उसे एग्जामिन करेंगे, उसके बाद एक रिपोर्ट बनेगी और उस रिपोर्ट के आधार पर हम ये तय करेंगे कि उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ था या नहीं। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर ने आगे कहा, रिपोर्ट आने से पहले तुम लोग फैसला मत सुनाया करो। चलो पीछे हटो और अपना काम करो। बॉडी को अंदर ले जाओ और पंचनामा तैयार करो। इंस्पेक्टर गैरीवाल ने अपने कुछ हवलदारों को इशारा करते हुए बॉडी के साथ अंदर जाने को कहा। वार्ड बॉयज़ की आंखों में भी आंसू थे। उनके सामने ही एक मजबूर औरत ने अपना शरीर छोड़ दिया था। जिस औरत को वो स्ट्रेचर पर बड़ी उम्मीद से लेकर आए थे कि बड़े अस्पताल ले जाकर उनकी जान बचाई जा सकती थी, उसी औरत के मृत शरीर को अब उसी स्ट्रेचर पर वापस ले जा रहे थे। मगर वो जानते थे कि वह मजबूर थे, ना सिर्फ कानून के हाथों मगर कानून के ऊंचे ओहदे पर तैनात अधिकारियों की ताकत के आगे वो बेहद मजबूर थे। अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए वार्ड बॉयज़ ने ज़मीन पर गिरा स्ट्रेचर अपने हाथों में उठाया और बूढ़ी औरतों को मुर्दा घर की ओर ले जाने लगे। वार्ड बॉयज़ के पीछे पीछे कुछ हवलदार भी अपने हाथों में एक डायरी लिए मुर्दा घर की ओर जाने लगे। रोहित को इंस्पेक्टर गैरीवाल की हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। इंस्पेक्टर गैरीवाल की वजह से एक औरत ने अपनी जान खोई थी और रोहित देश का शायद सबसे पावरफुल बिजनेसमैन होने के बावजूद कुछ नहीं कर पाया था। रोहित के चेहरे के हाव भाव देखकर इंस्पेक्टर गैरीवाल ने रोहित के पास आकर कहा, सर मेरा यकीन मानिए, आपको जितना अफसोस हो रहा है उस बूढ़ी औरत के लिए, उससे कहीं ज़्यादा अफसोस मुझे हो रहा है। बेचारी माँ बेटी अकेले रहते थे, न जाने किस तरह अपना पेट पालते थे। मुझे ऐसे लोगों के साथ बहुत सिंपैथी है। हमारे मनाली में कई हद तक बेरोज़गारी है और उसी बेरोज़गारी के चलते लोगों को शायद ना चाहते हुए भी ऐसे ऐसे रास्तों पर चलना पड़ता है जिन्हें हमारे जैसे शरीफ ख़ानदान के लोग सोच भी नहीं सकते। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इंस्पेक्टर गैरीवाल कहना क्या चाहते थे। अनिका भी हैरानी से इंस्पेक्टर को देख रही थी। तभी इंस्पेक्टर गैरीवाल ने अपने आसपास देखा और जब उन्हें यकीन हुआ कि कोई उनकी बात नहीं सुन रहा था, तब रोहित और अनिका के पास जाकर बिल्कुल धीमी आवाज़ में उसने कहा, देखिए सर, मैडम, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मनाली एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर जो टूरिस्ट घूमने फिरने आते हैं वो मौज मस्ती और अय्याशी करने आते हैं, और आप दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि इंसान दो तरह से अय्याशी करना जानता है। एक होती है दिमागी अय्याशी,
दिमाग की उत्तेजनाओं को शांत करने के लिए आजकल की युवा पीढ़ी ड्रग्स का इस्तेमाल करती है। यहाँ पर जितने भी सैलानी आते हैं उनमें से ज़्यादातर युवा सैलानी इन ड्रग्स की डिमांड करते हैं, इसलिए मनाली में रहने वाले कई बाशिंदे इस रास्ते पर चल पड़े हैं। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने आगे धीमी आवाज़ में कहा, वो यहाँ के टूरिस्ट लोगों को ड्रग्स सप्लाई करते हैं। टूरिस्ट उन्हें मोटी रकम चुकाते हैं और इसके बदले वो अपने घर का गुजर बसर करते हैं। अब इसे आप एक तरह से अच्छा समझिए या बुरा, ये आपके नज़रिए के ऊपर है, मगर यहाँ के लोग बेरोज़गारी मिटाने के लिए कुछ न कुछ तो ज़रूर करेंगे। हाँ, वैसे हमने बहुत से प्रयास किए कि हम ड्रग्स के सेवन पर किसी तरह से रोक लगा सके, और मेरा यकीन मानिए, मेरी नज़रों में आया हुआ कोई भी ड्रग पैडलर आज तक बचा नहीं है। अरे भाई, कानून की सेवा करना और लोगों के हित में काम करना ही मेरा उद्देश्य है, और नियम कानून का पालन करने में कभी कभी इस तरह की अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं जिसका हमें बहुत दुख होता है, मगर क्या करें, अब तो सीने पर बोझ लिए घूमने की आदत सी हो गई है। जब से वर्दी पहनी है तब से दिल पर पत्थर रखना सीख गया हूँ साहब। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि इंस्पेक्टर रोहित के साथ ये सारी बातें क्यों कर रहा था। रोहित के चेहरे पर हैरानी देखकर इंस्पेक्टर ने रोहित और अनिका की ओर देखकर अपनी आवाज़ और भी ज़्यादा धीमी करते हुए कहा, और साहब, दूसरे किस्म की अय्याशी जो मैं बात कर रहा था वो होती है शरीर की अय्याशी, जहाँ पर जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो अपनी फैमिली से दूर अकेले में अपना प्राइवेट वक्त गुजारने आते हैं, और ऐसी घड़ी में चाहे वो जवान हो या बूढ़ा, सबके दिमाग में एक ही भूख सवार होती है, वो है शरीर की भूख। तो बस साहब, लोगों की इस वासना में यहाँ रहने वाले लोगों को अपना रोज़गार दिख गया, और बड़े अफसोस की बात कि यहाँ पर कई ऐसे गरीब परिवार हैं जो अपने घर की बहू बेटियों को इस धंधे में लगाकर 4 पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। इंस्पेक्टर की ये बात सुनकर रोहित और अनिका के चेहरे का रंग बदल गया। रोहित ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए इंस्पेक्टर गैरीवाल से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? आप होश में तो हैं? उस लड़की के शरीर पर इतने जख्म हैं। रोहित की बात अभी भी पूरी नहीं हुई थी कि इंस्पेक्टर ने रोहित को रोकते हुए पूछा, आपने कब देखे जख्म? रोहित ने भी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए तेजी से कहा, अरे जब इंस्पेक्टर और बाकी पुलिस वाले दरवाज़ा तोड़कर उस लड़की के मकान के अंदर घुसे तब मैं भी उनके साथ अंदर गया था। मैंने अपनी आंखों से देखा था, उस लड़की के पूरे शरीर पर जख्म के निशान थे। रोहित की बात पर इंस्पेक्टर ने अपने एक हाथ पर अपना एक हाथ मारते हुए अपने जूनियर इंस्पेक्टर की ओर देखा और कहा, यही तो मार खा गया ना हमारा देश। मैं ना कहता था सर, आजकल के जूनियर ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी समझते ही नहीं हैं, बस वर्दी पहन लिए लोगों पर रौब झाड़ दिया, हो गया इनका काम। जूनियर ऑफिसर जानता था कि उसकी क्या गलती थी। हालांकि इंसानी तौर पर वो गलत नहीं था, मगर कानून की नज़रों में वो गलत साबित हो गया था। इंस्पेक्टर गैरीवाल ने अपने जूनियर ऑफिसर के पास जाकर उसकी वर्दी पर लगा बैच पढ़ते हुए कहा, शर्मा जी, आपको इतने साल हो गए नौकरी करते हुए, मगर अब तक आप अपना फ़र्ज़ निभाना नहीं सीखे। क्या आप इतना भी नहीं जानते कि किसी भी क्राइम सीन पर किसी भी सिविलियन को आप इस तरह से पर्यटन करवाने नहीं ले जा सकते? आप अपने भतीजे की बारात में शामिल होने नहीं आए थे, जो अपने साथ कुछ और मेहमानों को लेकर चले गए। इंस्पेक्टर गैरीवाल की बात सुनकर इंस्पेक्टर शर्मा का सर शर्म से झुक गया। रोहित भी समझ चुका था कि आवेश में आकर उसने इंस्पेक्टर गैरीवाल के सामने जो बात कही थी उससे इंस्पेक्टर शर्मा की तकलीफ़ें बढ़ सकती थी। इंस्पेक्टर गैरीवाल ने इंस्पेक्टर शर्मा की ओर उंगली से इशारा करते हुए कहा, जाइए और अंदर देखिए कि हवलदार लोग पंचनामा बराबर करवा रहे हैं या नहीं, और मैं आपको ऑफिशियली सस्पेंड नहीं कर रहा हूँ। 2 दिन तक अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। इंस्पेक्टर गैरीवाल की ये बात सुनकर इंस्पेक्टर शर्मा चौंक गए। केस अभी ताज़ा था, अभी अभी विक्टिम और विक्टिम की मां की मौत हुई थी, और क्राइम सीन पर प्रीमा फेसी एविडेंस इंस्पेक्टर शर्मा ने इकट्ठा किए थे। मगर बावजूद इसके इंस्पेक्टर शर्मा को इंस्पेक्टर गैरीवाल ने एक तरह से 2 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया था। जब इंस्पेक्टर गैरीवाल ने देखा कि ऑफिसर शर्मा वहीं सामने फटी हुई आंखों से उन्हें देख रहे थे, तब अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए इंस्पेक्टर गैरीवाल ने कहा, आपने सुना नहीं शर्मा जी, मैंने क्या कहा? चलिए जाइए यहाँ से। अपने सीनियर का ऑर्डर मिलते ही इंस्पेक्टर शर्मा ने अपने पांव पटक कर इंस्पेक्टर गैरीवाल को सैल्यूट किया और वहां से चले गए। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि अनिका पर क्या बीत रही थी।
मगर अब रोहित इतना जान चुका था कि रोहित और अनिका अगर कुछ देर और वहां रुके तब भी कोई फायदा नहीं होने वाला था। इंस्पेक्टर गैरीवाल अब अपनी ही मर्जी से इस केस को मोड़ने की कोशिश करेंगे। मगर इंस्पेक्टर गैरीवाल के इस रवैये से अनिका को एक बात साफ हो गई थी कि जरूर कोई था जिसे इंस्पेक्टर गैरीवाल बचाने की कोशिश कर रहे थे, और इंस्पेक्टर गैरीवाल जिसे बचाने की कोशिश कर रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि कुसुम का हत्यारा था। रोहित अनिका को सहारा देकर फिर से अपनी कार की ओर ले जाने लगा। रोहित के सिक्योरिटी गार्ड रोहित की गाड़ी लेकर वहीं सिविल हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे, मगर जैसे ही रोहित और अनिका अपनी कार में वापस जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने लगे, इंस्पेक्टर गैरीवाल ने रोहित को रोकते हुए कहा, रुक जाइए सर, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा। जैसे ही रोहित और अनिका ने इंस्पेक्टर गैरीवाल की आवाज़ सुनी, वो चौंक कर इंस्पेक्टर गैरीवाल को देखने लगे। इंस्पेक्टर गैरीवाल धीरे से चलकर अनिका और रोहित के पास आए और कहने लगे, माफ़ करना, आप दोनों को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर गैरीवाल की ये बात सुनकर रोहित के ईगो को भी एक बहुत बड़ी ठेस लगी थी। रोहित ये अच्छी तरह से जानता था कि रोहित और अनिका सिर्फ उस बूढ़ी औरत और उसके साथ हुए हादसे के चश्मदीद गवाह होने की वजह से सबसे पहले हादसे में घायल हुई बूढ़ी औरत की मदद करने के लिए हॉस्पिटल आए थे। मगर इस तरह से इंस्पेक्टर गैरीवाल रोहित और अनिका को ज़बरदस्ती पुलिस स्टेशन नहीं ले जा सकते थे। रोहित ने इंस्पेक्टर गैरीवाल से बिना कुछ कहे अपनी जेब से फ़ोन निकाला। इंस्पेक्टर गैरीवाल भी अच्छी तरह से समझ चुके थे कि रोहित हो ना हो अपने लॉयर्स की टीम को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा था। तभी रोहित को रोकते हुए इंस्पेक्टर गैरीवाल ने कहा, अरे साहब रुक जाइए, आप बिना छोटी छोटी बात पर नाराज़ हो जाते हैं। अरे भाई, मैं जानता हूँ कि आप इतने बड़े आदमी हैं और आपकी लीगल टीम हमारे साथ क्या कर सकती है, ये बात भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरे पास आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इंस्पेक्टर गैरीवाल की ये बात सुनकर अनिका चौंक गई। अनिका बड़े ही ध्यान से इंस्पेक्टर गैरीवाल को देखने लगी। उसके दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था, पर अनिका बिना कोई सवाल किए बस रोहित और इंस्पेक्टर की बात सुन रही थी। वो सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। याददाश्त जाने के कारण अनिका ये भूल चुकी थी कि इस दुनिया में किस तरह से इंस्पेक्टर आम आदमी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता था, और यहाँ रोहित तो इतना बड़ा आदमी था। अनिका कहीं ना कहीं अब समझ चुकी थी कि अगर इंस्पेक्टर गैरीवाल ने बीच में आकर सवाल जवाब नहीं किया होता तो उस बूढ़ी औरत की जान बच गई होती। अनिका को इस तरह शांत देखकर इंस्पेक्टर गैरीवाल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रोहित से कहने लगा, रोहित सर, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप बस कुछ और देर तक कानून की मदद कीजिए। आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन आकर कुछ सवालों के जवाब देने हैं। काफ़ी बेसिक से सवाल होंगे जिनके सीधे सीधे जवाब होंगे, जो आपको हमें स्टेटमेंट के तौर पर दे देने हैं, क्योंकि आप हादसे के बाद सबसे पहले पुलिस के साथ वहां पहुंचे थे। इसलिए आप इस केस के एक चश्मदीद गवाह हैं, और गवाह होने के नाते आपसे कुछ रूटीन क्वेश्चन किए जाएंगे। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर गैरीवाल चलते हुए रोहित के पास गया। रोहित इस वक्त चुपचाप इंस्पेक्टर की बात सुन रहा था। रोहित को खामोश देखकर इंस्पेक्टर गैरीवाल ने कहा, और अगर उस बूढ़ी औरत और उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है तो कानून मुजरिम तक पहुंच सकता है। बस आपको हमारी थोड़ी सी मदद करनी है। इंस्पेक्टर गैरीवाल की बात सुनकर रोहित अनिका की ओर देखने लगा। इस वक्त अनिका की आंखों में कई सवाल नजर आ रहे थे। हालांकि रोहित और अनिका भी चाहते थे कि जल्द से जल्द मुजरिम को सजा मिले और कानून के हाथ जल्द से जल्द मुजरिम तक पहुंच सके, इसलिए रोहित और अनिका कुछ भी करने के लिए तैयार थे। इंस्पेक्टर गैरीवाल को बिना कुछ कहे रोहित ने अपना फ़ोन अपनी जेब में रख लिया। रोहित के इस रिएक्शन को देखते हुए इंस्पेक्टर गैरीवाल के चेहरे पर मुस्कान आ गई, साथ ही उसकी सांस में सांस आई। इंस्पेक्टर गैरीवाल अच्छी तरह से जानता था कि रोहित अगर गुस्से में आ गया तो फिर उसके साथ क्या हो सकता था, पर अब इंस्पेक्टर गैरीवाल को राहत मिली थी। इंस्पेक्टर गैरीवाल ने अपने साथी हवलदार से कहा, हवलदार साहब के साथ उनकी कार में बैठ जाओ और साहब और मेम साहब को पुलिस स्टेशन ले आओ। उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में? अपने सीनियर इंस्पेक्टर की बात फॉलो करते हुए एक हवलदार रोहित और अनिका के कार के पास आकर खड़ा हो गया। रोहित ने उस हवलदार को ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठने का इशारा किया और खुद अनिका के साथ बैक सीट पर जाकर बैठ गया। जब रोहित का ड्राइवर कार पुलिस स्टेशन की ओर ले जा रहा था, तब अनिका खिड़की से बाहर देखकर मन ही मन यह सोच रही थी कि कोई इंसान इतना हैवानियत से कैसे भरा हो सकता है।
कि वो किसी मासूम लड़की के साथ इस तरह का सलूक कर सकता था। बूढ़ी औरत की आखिरी सांस का दृश्य अनिका की आंखों के सामने से जाने का नाम नहीं ले रहा था। अनिका खुद को कहीं न कहीं कसूरवार समझ रही थी। अनिका की बाहों में होने के बावजूद अनिका उस बूढ़ी औरत की जान नहीं बचा पाई थी। लोग कहते थे कि अनिका वो चमत्कारी डॉक्टर थी जो मुर्दा जिस्म में भी जान डाल देती थी, मगर आज अनिका को खुद पर बहुत ज़्यादा घिन हो रही थी। उसके अंदर ही अंदर अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। वो खुद को नाकामयाब समझ रही थी। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो गया था। उससे उसका अतीत पूरी तरह से छीन चुका था। आज अगर अनिका पूरी पुरानी अमृता होती तो वो किसी भी हालत में उस बूढ़ी औरत को मरने नहीं देती। अनिका मन ही मन यही सोच रही थी कि अगर किसी तरह उसकी याददाश्त अभी तक वापस आ गई होती तो उस बूढ़ी औरत की जान भी बच जाती और उसकी बेटी को कहीं न कहीं इंसाफ मिलने में भी मदद मिलती। अगर बूढ़ी औरत की जान बचाई जा सकती तो बूढ़ी औरत जरूर कानून को अपनी बेटी के अपराधियों तक पहुंचाने में मदद कर सकती थी। रोहित अनिका की कार जब पुलिस स्टेशन पर पहुंची तब ड्राइवर के बगल में बैठा हवलदार सबसे पहले कार से उतरा और रोहित और अनिका का दरवाज़ा खोलकर उन्हें बाहर उतारने का इशारा करने लगा। हालांकि वह हवलदार भी अच्छी तरह से जानता था कि रोहित और अनिका एक बेहद बड़े खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए उसके इशारे में भी काफ़ी नरमी नज़र आ रही थी। गाड़ी से उतरने से पहले रोहित ने अनिका से कहा, तुम यहीं गाड़ी में ठहरो, मैं अंदर जाकर इंस्पेक्टर से बात करके आता हूँ। रोहित की बात सुनकर अनिका को थोड़ा अच्छा लगा। वैसे भी वो अंदर नहीं जाना चाहती थी। अनिका बस खामोश होकर कार में बैठी रही। अनिका जानती थी कि इस वक्त उसके पास रोहित की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। कार से उतरने से पहले रोहित ने ड्राइवर से कहा, मैडम का ख्याल रखना, और अगर मैडम को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं अंदर पुलिस स्टेशन में बैठा हूँ, तुम अंदर आकर मुझे बता देना। ड्राइवर को इंस्ट्रक्शंस देने के बाद रोहित कार से उतर गया। पुलिस स्टेशन की सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त रोहित की नज़र पुलिस स्टेशन के बगल में बनी एक छोटी सी कैंटीन पर गई, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट और पुलिस ऑफिसर बूढ़ी औरत और उसकी बेटी के घर पर तहकीकात करने पहुंचे थे। उनमें से कुछ लोग वहां चाय नाश्ता करते हुए नजर आ रहे थे। वो लोग किसी बात पर ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। रोहित को ये सब कुछ काफ़ी अजीब लग रहा था। उनके साथ कुछ ऐसे लोग भी थे जो तहकीकात के वक्त वहाँ पर तो नहीं थे, मगर उन्हें देख के रोहित को ऐसा लग रहा था जैसे उन लोगों को रोहित ने पहले भी कभी देखा था। वैसे वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता लग रहे थे, मगर रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रोहित ने उन लोगों के चेहरे को पहले कहाँ देखा था। सीढ़ियों पर आगे बढ़ रहे रोहित के कदम अचानक ही रुक गए। रोहित गहरी सोच में डूब गया। इस वक्त उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। वो चाहकर भी अपने दिमाग को शांत नहीं रख पा रहा था। रोहित बार बार उन लोगों को देखकर ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि आखिर रोहित ने उन लोगों को पहले कहाँ देखा था। तभी अचानक रोहित के कानों पर इंस्पेक्टर गैरीवाल की आवाज़ पड़ी। इंस्पेक्टर गैरीवाल ने रोहित से कहा, आइए साहब, आइए, अंदर आइए। इंस्पेक्टर गैरीवाल रोहित को इशारा करते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर ले गया। पुलिस स्टेशन में अपने ऑफिस टेबल के सामने पड़ी चेयर को साफ करते हुए इंस्पेक्टर गैरीवाल ने रोहित से कहा, आइए सर, आप यहाँ बैठिए। उसके बाद बगल में एक और चेयर रखते हुए इंस्पेक्टर गैरीवाल ने उस चेयर को भी साफ किया और कहा, मैडम को यहाँ बिठाइए। इतना कहने के साथ ही अचानक ही इंस्पेक्टर गैरीवाल को इस बात का अंदाज़ा हुआ कि अनिका रोहित के आसपास कहीं नज़र नहीं आ रही थी। वो अभी अनिका के बारे में कुछ पूछता, इतने में इंस्पेक्टर गैरीवाल के चेहरे के हाव भाव पढ़ते हुए रोहित ने इंस्पेक्टर गैरीवाल से कहा, आपको जो कुछ भी पूछना है मुझसे पूछिए, मैं आपको सारे सवालों के जवाब दूंगा। रोहित की इस बात पर गहरी सोच में डूबने के बाद इंस्पेक्टर गैरीवाल ने एक लंबी सांस छोड़ी और कहा, देखिए साहब, मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी मामूली हैं। आप बहुत बड़े आदमी हैं। इन सब चीज़ों में पड़ना ना ही आपकी प्रतिष्ठा के लिए ठीक है और ना ही आपके पास इतना वक्त होता है। ये सब मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मगर वो क्या है ना सर, ये लीगल मैटर है और कानून में लिखे हुए नियमों को फॉलो करना मेरा फ़र्ज़ है। और आप तो अभी अभी देख ही चुके हैं कि मैं अपने फ़र्ज़ से कभी पीछे नहीं हटता। प्लीज़ सर, आपको मैडम को भी बुलाना होगा। जो लीगल प्रोसीजर है उसे फॉलो करना ही होगा। इंस्पेक्टर गैरीवाल का ज़िद्दी और अड़ियल अंदाज देखकर रोहित ने अपने माथे पर उंगलियां फेरते हुए कहा, ठीक है, मैं अनिका को यहाँ बुलाता हूँ, मगर इतना याद रखिए कि अनिका की तबीयत ठीक नहीं है। आपको जो कुछ भी पूछना होगा वो आप मुझसे ही पूछिएगा।
उससे सवाल जवाब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोहित मारवा इस देश का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून था। वह एक पल के लिए भूल गया था कि वह अपनी ऑफिस की कैबिन में बैठकर अपनी कंपनी में काम कर रहे लोगों से बातचीत नहीं कर रहा था, बल्कि वह इस देश के एक गवर्नमेंट सर्वेंट से बात कर रहा था, जिसके हाथ में न सिर्फ पावर थी, बल्कि वह इस वक्त ऑफिशियल ड्यूटी पर था। रोहित का एटीट्यूड देखकर इंस्पेक्टर गैरीवाल की आंखों में चमक आ गई। रोहित की ये बात सुनते ही इंस्पेक्टर गैरीवाल के चेहरे पर मुस्कान आ गई और इंस्पेक्टर गैरीवाल ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए कहा, अरे आप फिक्र मत करिए सर, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। आप अगर हमारी इतनी मदद करने के लिए तैयार हैं तो क्या मैं आपकी इतनी सी रिक्वेस्ट की इज्जत नहीं कर सकता। इससे पहले कि इंस्पेक्टर गैरीवाल अपने किसी कांस्टेबल को बाहर भिजवाकर अनिका को बुलाने भेजता, रोहित ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, रुक जाइए, मैं खुद अनिका को लेकर आता हूँ। ये कहने के बाद रोहित अपनी जगह से खड़े होकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया। जब रोहित पुलिस स्टेशन की सीढ़ियाँ उतर रहा था, तब रोहित की नज़र अचानक फिर से उस कैंटीन पर पड़ी। तब रोहित ये देखकर हैरान हो गया कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता लगने वाले कुछ लोग फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के कुछ लोगों को एक बड़ी सी काली सूट के बैग दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस सूट के इस बैग के अंदर कुछ पैसे थे। रोहित को ये बात काफ़ी अजीब लग रही थी, मगर रोहित ने इस बुरी बात को इग्नोर करते हुए अपने कदम आगे बढ़ाए और कार के पास जाकर अनिका के साइड वाले दरवाजे को खोलकर अनिका से कहा, तुम्हें भी अंदर आना होगा। वो इंस्पेक्टर बड़ा ज़िद्दी है, कहता है अगर मौके पर हम दोनों मौजूद थे तो सवाल जवाब भी हम दोनों से किए जाएंगे। रोहित की ये बात सुनते ही बिना किसी रिएक्शन के अनिका कार से बाहर उतर गई, मगर जब अनिका और रोहित पुलिस स्टेशन की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगे, तब अचानक ही रोहित ने अनिका को रोकते हुए कहा, देखो अनिका, अंदर तुमसे सवाल जवाब किए जाएंगे, मगर तुम्हें किसी भी सवाल का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। अंदर जो कुछ भी कहना होगा मैं कहूँगा। याद रखना, अंदर तुमसे जो भी सवाल किए जाएं, तुम्हारा एक ही जवाब होना चाहिए कि कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आपको जो भी पूछना है मेरे पति रोहित मारवा से पूछिए। अनिका रोहित की ये बात सुनकर दंग रह गई। हैरान अनिका पुलिस स्टेशन के अंदर जाने के लिए रोहित के पीछे पीछे चलने लगी। वैसे तो अनिका ने पहले सोचा था कि उसे पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं जाना होगा और रोहित सब कुछ संभाल लेगा, पर जब रोहित ने अनिका को बताया कि इंस्पेक्टर अपनी ज़िद दिखा रहा है, तो अनिका बिना कोई सवाल किए रोहित के साथ चलने लगी। साथ ही रोहित ने अनिका को ये भी समझा दिया था कि अनिका को पुलिस स्टेशन के अंदर क्या कहना है। शुरू में रोहित की बात सुन अनिका को थोड़ा अजीब लगा, पर फिर अनिका को याद आया कि रोहित ही उसका पति था, इसलिए उसे वही कहना है जो रोहित ने उससे कहने को कहा था। जब रोहित अनिका को पुलिस स्टेशन के अंदर ले आया तो इंस्पेक्टर गैरीवाल ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, अरे मैडम, आइए आइए, बैठिए बैठिए, और प्लीज़ आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस कुछ रूटीन सवाल मैं आपसे पूछूंगा जिनके आपको जवाब देने हैं। जब रोहित और अनिका इंस्पेक्टर गैरीवाल के सामने वाली चेयर पर बैठे, तब अचानक ही इंस्पेक्टर गैरीवाल ने बात बदलते हुए कहा, देखिए सर, मैडम, मैंने तो पहले आपसे कहा था कि इन सब कॉम्प्लिकेशंस में पड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब दरअसल हुआ क्या है कि उस औरत की जान गई है। ये बात जब हमारे सीनियर्स को पता चली तो हम पर एक के बाद एक कई सारे सवालों के हमले किए जाने लगे। मैंने जिस जूनियर इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया था, उसके तो ट्रांसफ़र ऑर्डर भी निकल गए। देखिए, एक छोटी सी बात ने क्या से क्या कर दिया। इसलिए मैं आप लोगों से कहता था कि कानून को हाथ में लेना ठीक नहीं होगा। इतना कहकर इंस्पेक्टर गैरीवाल खामोश होकर अपने सामने बैठे रोहित और अनिका को देखने लगा। उसे देखकर लग रहा था कि उसके मन में कुछ ना कुछ चल रहा था। वहीं रोहित भी इंस्पेक्टर गैरीवाल की बात बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। तभी इंस्पेक्टर ने आगे कहा, और सर, इंक्वायरी अब तक इस बात को लेकर भी बैठेगी कि किसने इजाज़त दी थी उस औरत को उस हॉस्पिटल से शिफ्ट करने की। अगर उस औरत को शिफ्ट करने की कोशिश नहीं की जाती तो शायद उस औरत की जान बच सकती थी, और इस केस में इकलौती चश्मदीद गवाह होने के नाते वो कानून की मदद करके मुजरिमों तक पहुंचने में कानून की मदद कर सकती थी। मगर अब तो केस ये भी बनेगा कि जानबूझकर शायद उस औरत को रास्ते से हटाने के लिए किसी ने साजिश की है। अब ये साजिश किसने की है, जब ये सवाल पूछा जाएगा तो कोई कारण ना होने के बावजूद आप दोनों का नाम इसमें घसीटा जाएगा। और फिर मिस्टर मारवा, आप तो बहुत बड़े इंसान हैं। आप तो जानते हैं कि ऐसी छोटी छोटी बातों के भी कितने गहरे गहरे रिएक्शन हो सकते हैं।
आप जैसे बड़े आदमी पर। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि इंस्पेक्टर गैरीवाल उसकी मदद करना चाहते थे या उसे धमका रहे थे। रोहित ने इस बार अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए इंस्पेक्टर गैरीवाल से कहा, आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ कहिए, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ही रोहित ने इंस्पेक्टर गैरीवाल से ये सवाल पूछा, तब एक लेडी इंस्पेक्टर वहां आ पहुंची और उस पुलिस ऑफिसर को देखते हुए इंस्पेक्टर गैरीवाल ने कहा, अरे सर देखिए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा। मगर इस बार एक और कानूनी दांव-पेच है जिसका मैं उल्लंघन नहीं कर सकता। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कानून का कितना बड़ा उपासक हूँ। मुझे कानून हाथ में लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। दरअसल नियमों के मुताबिक अनिका मैडम की जांच एक लेडी इंस्पेक्टर को करनी है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है और हादसे में शिकार दोनों विक्टिम औरतें थीं। इसलिए ये कानून है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एक महिला पुलिस हो। रोहित से ये बात करने के बाद इंस्पेक्टर गैरीवाल ने लेडी इंस्पेक्टर को इशारा करते हुए कहा, आप अनिका मैडम को बगल वाले इंटेरोगेशन रूम में ले जाइए। मैं यहाँ रोहित साहब के साथ पूछताछ कर लेता हूँ। और हाँ, ध्यान रहे मैडम को कोई भी तकलीफ़ ना हो, इसका खास ख्याल रखना है। जैसे ही रोहित ने इंस्पेक्टर की ये बात सुनी, रोहित ने फिर से अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, देखिए इंस्पेक्टर, आपने मुझसे कहा था कि। इससे पहले कि रोहित अपनी बात आगे बढ़ा पाता, उस इंस्पेक्टर ने इशारा करके रोहित को शांत करते हुए कहा, सर मैंने आपसे कहा ना, मैडम को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। जस्ट बेसिक सवाल पूछे जाएंगे और फिर आपका और मैडम का तो इस केस के साथ कोई लेना देना भी नहीं है। फिर आपको फ़िक्र किस बात की है। हालांकि अनिका भी इंस्पेक्टर की इस बात से बिल्कुल सहमत थी। अनिका के चेहरे पर ना तो कोई डर नज़र आ रहा था और ना ही अनिका की आंखों में किसी भी तरह की घबराहट नज़र आ रही थी। अनिका को जो भी सवाल पूछे जाएंगे उनका जवाब देने के लिए वो बिल्कुल तैयार थी। अनिका ने वहाँ जो जो देखा था, अनिका के साथ जो जो हुआ था, वो सब कुछ वो पुलिस को बताने के लिए तैयार थी। अनिका किसी भी हालत में मुजरिम तक पहुंचकर उसे सख्त से सख्त सज़ा दिलवाना चाहती थी। इससे पहले कि इंस्पेक्टर की बात पर रोहित दोबारा रिएक्ट करता, अनिका ने रोहित का हाथ पकड़ते हुए रोहित से कहा, कोई बात नहीं, मैं उनके सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अनिका का ये रिएक्शन देखकर रोहित ने एक लंबी सांस ली और कुछ देर अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद अनिका के सामने हाँ में सिर हिला दिया। लेडी इंस्पेक्टर अनिका को अपने साथ लेकर इंटेरोगेशन रूम में चली गई। हालांकि अनिका को किसी भी बात का ना तो डर लग रहा था और ना ही उसे घबराहट महसूस हो रही थी, मगर इस पूरे वातावरण को देखकर अनिका को काफ़ी अजीब लग रहा था। इंटेरोगेशन रूम में चारों तरफ हल्का अंधेरा था। बल्ब की हल्की हल्की रोशनी में कमरे के बीचों बीच बैठने के लिए एक टेबल और एक चेयर नज़र आ रहे थे। उस लेडी इंस्पेक्टर ने अनिका को उस चेयर पर बैठने का इशारा किया। ये सब देखने के बाद अनिका के दिल की धड़कनें अचानक तेज होने लगी थी। याददाश्त चले जाने के बाद अनिका ने कभी इतना वक्त अकेले अनजान लोगों के बीच नहीं गुजारा था। उसके हाथ पांव भी कांप रहे थे, मगर वो फिर भी हिम्मत दिखा रही थी। हालांकि याददाश्त जाने के बाद अनिका के लिए सभी चेहरे बिल्कुल अनजान थे, मगर कहीं ना कहीं उन चेहरों में अलेक्जेंडर, रिया और आर्यन के चेहरे अनजान होने के बावजूद अनिका के लिए अपने थे। आयशा मारवा ने जो अपनापन जताया था, उसे देखते हुए अनिका काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करने लगी थी अपने परिवार के साथ। मगर इस बार अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि जो लोग उसके सामने थे वो न तो उनके सगे संबंधी थे और ना ही शायद अनिका उनमें से किसी को ज़िंदगी में पहले कभी मिली थी। लेडी इंस्पेक्टर अनिका को बैठने की जगह दिखाने के बाद कमरे से बाहर चली गई। कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही कमरे का अंधेरा और भी ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक हो गया था। बल्ब की मध्यम रोशनी में अनिका को टेबल और चेयर के अलावा कमरे में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अनिका तेज़ सांसें लेते हुए उस चेयर पर बैठ गई। इस वक्त इंटेरोगेशन रूम में बैठी अनिका खुद ये नहीं जानती थी कि वो इस दुनिया की सबसे बेहतरीन इंटेरोगेटर ब्लैक कैट थी। ब्लैक कैट का नामो निशान, ब्लैक कैट की खूबियाँ, ब्लैक कैट की काबिलियत अनिका के जहन से हमेशा के लिए मिट चुकी थी। उस रूम में अनिका को सब कुछ अजीब ज़रूर लग रहा था, मगर अभी भी अनिका के दिल में ना तो घबराहट थी और ना ही अनिका को किसी चीज़ से डर लग रहा था। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलते ही बाहर से आने वाली रोशनी अनिका की आंखों पर पड़ी और अनिका ने अपने हाथों से अपनी आंखों पर पड़ने वाली रोशनी को रोकने की कोशिश की।
तभी एक लेडी इंस्पेक्टर अपने कदमों की आवाज़ करते हुए अनिका के पास आकर कहने लगी, अक्सर सच्चाई की रोशनी हमें आंखें बंद कर देने पर मजबूर कर देती है, मगर अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सच्चाई की रोशनी की एक किरण अंधेरे में छुपे हर झूठ का पर्दाफाश कर देती है। कमरे का दरवाज़ा बंद करने के बाद वो लेडी इंस्पेक्टर अनिका के ठीक सामने बैठ गई। 50-55 की उम्र की वो लेडी इंस्पेक्टर चेहरे से ही काफ़ी ज़्यादा खतरनाक नज़र आ रही थी। अनिका को कहा गया था कि उसके साथ रूटीन क्वेश्चन किए जाएंगे, पर अनिका नहीं जानती थी कि उसे किसी सेकंड डिग्री इंटेरोगेशन से गुजरना होगा। हालांकि अनिका अभी भी ये सारी बातें नहीं जानती थी, इसलिए अनिका के चेहरे पर ना तो घबराहट नजर आ रही थी और ना ही उस लेडी इंस्पेक्टर के चेहरे की सख्ती देखकर अनिका को किसी भी प्रकार का डर लग रहा था। अनिका के चेहरे पर किसी भी तरह की परेशानी ना देखकर उस लेडी इंस्पेक्टर ने अनिका से कहा, अक्सर उस कुर्सी पर बैठने के बाद लोगों के घबराहट के से हाथ पांव कांपने लगते हैं, मगर आपका कॉन्फिडेंस देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, आपके साथ पूछताछ करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि मैं आपके पावर के बारे में अच्छी तरह से जानती हूं, और मैं यह भी अच्छी तरह से जानती हूं कि आपके पति मिस्टर रोहित मारवा की पहुंच कितनी है, वह क्या कर सकते हैं और वह कितने बड़े आदमी हैं। इसलिए सवाल का सामना करने से पहले ही अपनी पहचान और अपनी पहुंच के बारे में हमें बताने लगते हैं। इसलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं ही आपको बता देती हूं कि मैं आपके परिवार के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से जानती हूं। अनिका को उस लेडी इंस्पेक्टर की बात समझ नहीं आ रही थी और ना ही अनिका उन बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। अनिका बस पूछे गए सवालों का सही जवाब देना चाहती थी और जल्द से जल्द अपराधी तक पहुंचना चाहती थी। उस लेडी इंस्पेक्टर ने अपने सामने एक डिक्टाफोन रखने के बाद अनिका से कहा, तो बताइए, आपको कैसे पता चला कि लकड़ी बाजार में एक छोटे से घर में इस तरह का कोई हादसा हुआ है? इस सवाल को सुनने के बाद अनिका सोच में चली गई। वो मन ही मन सब कुछ याद करने लगी। इसके बाद वो एक एक करके लेडी इंस्पेक्टर को बताने लगी जो कुछ भी वो जानती थी और उसने अपनी आंखों के सामने देखा था। अनिका ने पूरी बात बताते हुए उस लेडी इंस्पेक्टर से कहा कि किस तरह होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के प्रेसिडेंशियल स्वीट की बालकनी में कुछ तोते आकर अनिका को मदद की गुहार लगाने लगे और किस तरह से तोतों की मदद से अनिका और रोहित को ये पता चला कि उस छोटे से लकड़ी के घर में किसी को मदद की ज़रूरत थी। अनिका की पूरी बात रिकॉर्ड करने के बाद उस लेडी इंस्पेक्टर ने अपने सर पर हाथ रख लिया और कहा, अरे मैडम, मैं जानती हूँ कि आप बहुत ऊंचे ख़ानदान की हैं, मगर इस तरह से हमारा मजाक ना उड़ाइए। अगर हम इस तरह के एविडेंस कोर्ट में पेश करेंगे तो हमारी कोर्ट में सबके सामने बेइज्जती होगी, लोग हम पर हंसेंगे, वो अलग। अरे हमारा खुद का डिपार्टमेंट हमारी बात पर भरोसा नहीं करेगा। क्या कभी जानवरों और पशु पक्षियों की मदद से कोई केस सॉल्व किया जा सकता है? उस औरत की बात पर हैरानी होते हुए अनिका ने उस औरत से कहा, देखिए, मैं सच कह रही हूँ। आप चाहें तो हमारी होटल की सिक्योरिटी ड्रोन कैमरे में इस बात की फुटेज देख सकती हैं, किस तरह हमारे ड्रोन कैमरा ने उन तोतों को फॉलो करते हुए उस लकड़ी के घर का पता लगाया था जहाँ किसी को मदद की ज़रूरत थी। अनिका की पूरी बात सुनने के बाद वो लेडी इंस्पेक्टर अचानक मुस्कुराने लगी और फिर अपनी पीठ सीधी करते हुए अनिका से कहने लगी, तब तो उन तोतों ने आपको ये भी बता दिया होगा कि ये काम किसने किया है, क्यों किया है, कब किया है, किस तरह किया है। चलिए, अच्छा है, हमारी मेहनत कम हो गई। एक काम कीजिएगा, वो तोते अगर आपको दूसरी बार मिलेंगे तो उनसे सब कुछ पूछ लीजिएगा। हम सारी की सारी बातें कोर्ट में पेश कर देंगे और मुजरिम को फांसी के तख्ते पर लटका देंगे। मुझे तो लगता है कि हमारे देश में पूरे पुलिस महकमे को छुट्टी दे देनी चाहिए। बेकार में लोगों के टैक्स से इतना पैसा हमारे डिपार्टमेंट पर बर्बाद होता है। जो काम पुलिस को करना चाहिए अगर वो तोते कर सकते हैं तो पुलिस की क्या ज़रूरत है। अनिका उस औरत की बात सुनकर दंग रह गई। उस लेडी इंस्पेक्टर के कड़क स्वभाव और तीखी बातों ने अनिका को काफ़ी हैरान कर दिया था। अनिका की याददाश्त खोने के बाद अनिका अब तक दुनिया के रीति रिवाजों और अलग अलग आदमी के स्वभाव और बर्ताव को अच्छी तरह से जान नहीं पाई थी। याददाश्त खोने के बाद अनिका हमेशा ही अपने फैमिली के इर्द गिर्द रही थी। उसका कहीं बाहर आना जाना नहीं होता था। अनिका ज़्यादातर अपने बच्चों के साथ अपना समय बिताती थी, इसलिए दुनियादारी और दुनिया के लोगों को अब तक अनिका अच्छी तरह से समझ नहीं पाई थी। मगर हमेशा ही रंग बदलती दुनिया को देख अनिका अब तक इतना तो समझ गई थी कि ये दुनिया बाहर से देखने में भले ही काफ़ी खूबसूरत हो, मगर इस दुनिया में रहने वाले लोग उतने सीधे और सरल नहीं थे जितने वो नज़र आया करते थे। वो लेडी इंस्पेक्टर अनिका को बड़े ही ध्यान से देख रही थी।
अनिका को इस वक्त अंदर ही अंदर बेहद ही अजीब लग रहा था। वो नहीं समझ पा रही थी कि अब क्या किया जाए, या फिर अब आगे वो लेडी इंस्पेक्टर क्या सवाल पूछने वाली है। अनिका के चेहरे को गौर से कुछ देर तक देखने के बाद उस लेडी इंस्पेक्टर ने अपनी जगह पर बैठे हुए किसी को आवाज़ लगाई। कुछ देर में दरवाज़ा खोलकर कुछ लेडी कांस्टेबल उस कमरे में दाखिल हुए। उस हल्की रोशनी वाले कमरे में दाखिल होने के बाद लेडी कांस्टेबल ने अपना पाँव पटक कर अपने सामने बैठी अपने सीनियर इंस्पेक्टर को सैल्यूट किया। अपने पाँव पर पाँव चढ़ाते हुए सीनियर इंस्पेक्टर ने अपने जूनियर से कहा, देखो बहनों, बात यह है कि इस इंटेरोगेशन में हमें ये पता लगा है कि इस इंटेरोगेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ और लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाना होगा, मगर तुम अपने साथ कुछ जेंट्स कांस्टेबल भी लेकर आना। क्या है ना कि हमें जिनको पकड़ के लाना है उनमें कुछ मेल भी हो सकते हैं, कुछ फीमेल भी हो सकते हैं। बस इस बार तुम्हें किसी इंसान को पकड़ कर नहीं लाना, बल्कि कुछ तोतों को पकड़ कर लाना है, जिसमें कुछ तो तोते होंगे, कुछ मैना होंगी। आई बात समझ में? अपने सीनियर ऑफिसर की बात सुनकर दो लेडी कांस्टेबल हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। उनको इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अनिका भी काफ़ी हैरानी से अपने सामने खड़ी लेडी ऑफिसर को देखने लगी। इस वक्त अनिका के मन में भी कई सारे सवाल उठने लगे थे। अनिका को पहले तो लगा कि लेडी इंस्पेक्टर अपने जूनियर्स के साथ कोई मजाक कर रही थी, मगर उस लेडी इंस्पेक्टर के चेहरे पर आए भाव को देखकर अनिका समझ गई कि यहाँ कोई मजाक नहीं हो रहा है। वहीं बाकी जूनियर्स कांस्टेबल एक दूसरे को देख रही थी और ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है और सीनियर इंस्पेक्टर के कहने का मतलब क्या था। अपने जूनियर्स को इस तरह से हैरान देखकर उस लेडी इंस्पेक्टर ने अपना एक पाँव दूसरे पाँव के जूते पर पटकते हुए अपनी जूनियर ऑफिसर से कहा, अरे भाई, सच कह रही हूँ। मैडम का कहना है कि अगर इस केस की गुत्थी को सॉल्व करना है तो हमें उन तोतों को पकड़ना होगा जिन्होंने मैडम को क्राइम सीन के बारे में बताया और ये भी बताया कि क्राइम कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ। लेडी इंस्पेक्टर इतना कहकर चुप हो गई और बड़ी बड़ी आंखों से अनिका की ओर देखने लगी। अनिका भी लेडी इंस्पेक्टर को ही देख रही थी। वहीं जूनियर कांस्टेबल हैरान होकर अपने सीनियर लेडी इंस्पेक्टर को देखती रही। तभी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उस सीनियर लेडी इंस्पेक्टर ने कहा, अरे भाई, मैं सच कह रही हूँ, आप लोग इतनी हैरानी से मुझे मत देखिए। मैडम ने खुद अभी अभी मुझसे कहा है कि उन्हें कुछ तोतों ने आकर बताया कि उनकी आलीशान होटल से कई मीटर दूर एक बस्ती में किसी लड़की के साथ इस तरह का खतरनाक क्राइम हुआ है। लेडी इंस्पेक्टर ने इस बार फिर से अपनी बात दोहराई। ये देखकर जूनियर लेडी कांस्टेबल समझ गई थी कि उनके सीनियर इंस्पेक्टर की ये टेक्निक थी किसी भी मुजरिम के मुंह से सच उगलवाने की। सबसे पहले उसकी बताई हुई बात का मजाक उड़ाया जाए। अक्सर इंटेरोगेशन में लोग अपना जुर्म छुपाने के लिए पहले कोई ऐसा झूठ आगे करते हैं जिसके ज़रिए वो अपना जुर्म छुपा सकें, मगर अक्सर इस तरह के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए इंटेरोगेटिंग ऑफिसर सबसे पहले जिसका इंटेरोगेशन किया जाना है उसे ह्यूमिलिएट करके उसकी ईगो को इतनी बड़ी चोट पहुंचाते थे कि वो पहले ही टूट जाए और ज़्यादा वक्त जाए किए बिना वो सच बोलने की शुरुआत कर दे। मगर इस बार सीनियर इंटेरोगेटिंग ऑफिसर ने जो बात कही थी वो सचमुच कांस्टेबल के लिए हैरान कर देने वाली थी। उन्होंने इससे पहले किसी भी इंटेरोगेशन में इस तरह की बात नहीं सुनी थी। पहले तो इंटेरोगेटिंग ऑफिसर की बात सुनकर अनिका को काफ़ी हैरानी हुई थी, मगर अनिका समझ गई थी कि इंटेरोगेटिंग ऑफिसर को अनिका की बातों पर विश्वास नहीं था। अनिका अब ये भी समझ गई थी कि वो जितनी ज़्यादा अपनी बात को उस लेडी इंस्पेक्टर के सामने रखेंगी उतना ही उसका मजाक बनाया जाएगा। लेडी इंस्पेक्टर के रवैये को देखने के बाद अनिका ने शांत रहने का फ़ैसला किया, पर अगले ही पल अनिका को वक्त का ख्याल आया। इसी के साथ उसे अपने तीनों बच्चों की चिंता हुई। अनिका ने अंदाज़ा लगाया और मन ही मन वक्त के बारे में सोचने लगी। उसे इस कमरे में आए हुए काफ़ी देर हो गई थी, अब वो यहाँ से जाना चाहती थी। तभी अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखिए ऑफिसर, मैं सच कह रही हूँ, सचमुच हमारे होटल के कमरे की बालकनी में वो तोते आए थे और उन्हीं के ज़रिए मुझे पता लगा था कि उनके मालिक के साथ ज़रूर कोई ऐसा हादसा हुआ है जिसकी वजह से अपने मालिक को बचाने के लिए वो तोते उड़कर लोगों से मदद मांग रहे थे, मगर किसी को उनकी भाषा समझ में नहीं आई, इसलिए शायद। अनिका की बात को बीच में काटते हुए उस लेडी इंस्पेक्टर ने कहा, अरे मैडम, किसी को उनकी भाषा समझ में नहीं आई, मगर आप उनकी भाषा समझ गई। अरे भाई, इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्हें लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं आता
और हम यह भी जानते हैं कि आप जैसे बड़े ख़ानदान के लोग तो काफ़ी सारी भाषाएं बोलना जानती हैं, ना सिर्फ इंग्लिश, मगर अब तो वो क्या कहते हैं कि उसे स्पेनिश से लेकर फ्रेंच भाषा तक सब कुछ आप लोग बड़ी आसानी से बोल लेते हैं। मगर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये हमारी मनाली के तोते कौन सी भाषा बोलते हैं और तोतों की वो कौन सी भाषा है जो हमारे यहाँ के लोग नहीं समझ पाते, मगर आप समझ जाती हैं। मुझे तो सचमुच बड़ी शर्म आती है हमारे देश के लोगों पर। अब तो क्या ज़माना आ गया है, तोते भी हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बोलिए। इतना कहने के बाद लेडी इंस्पेक्टर ने एक नज़र अपने जूनियर्स की ओर देखा और फिर अनिका की ओर देखने लगी। वहीं लेडी इंस्पेक्टर की ये बात सुनकर उनके साथी ऑफिसर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। उनको ये सब कुछ मजाक जैसा लग रहा था और उन्हें अनिका पर तरस आ रहा था। याददाश्त खो चुकी अनिका बस सीधे सीधे बात समझती थी। इस तरह के टॉन्ट और इस तरह के ताने अनिका की समझ के बाहर थे। अनिका की समझ में ये नहीं आ रहा था कि इसमें इतने हैरान होने की क्या बात थी कि किसी तोते ने आकर अनिका को ये बातें बताई थी कि उसके मालिक खतरे में थे। मगर अपने सामने बैठी पुलिस इंस्पेक्टर और उसके साथ खड़ी साथी पुलिस कांस्टेबल को देखकर अनिका को लग रहा था जैसे उन लोगों को इस वक्त अनिका इस दुनिया की सबसे बड़ी झूठी औरत लग रही थी। अनिका अब तक ये बात भी अच्छी तरह से जान चुकी थी कि इस तरह आसमान में उड़ने वाले परिंदों को पकड़कर गवाही देने के लिए पुलिस स्टेशन या अदालत में बुलाना नामुमकिन था। अनिका की सच्चाई साबित करने के लिए वो तोते पुलिस स्टेशन में आकर बयान नहीं दे सकते थे। ये बात भी अनिका अच्छी तरह से जानती थी। इस पूरी बात को इग्नोर करते हुए अनिका ने सीधे सीधे अपने सामने बैठी पुलिस इंस्पेक्टर से पूछा, देखिए, मुझे किसने बताया कि मैं किस तरह से इस लड़की के घर पहुंची? क्या ये बात ज़्यादा ज़रूरी है या ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि उस लड़की के साथ किसने इतना घिनौना जुर्म किया है? क्या एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते आपको नहीं लगता कि इस वक्त आपका पूरा ध्यान उस मुजरिम को पकड़ने में होना चाहिए? हो सकता है कि वो मुजरिम कहीं बाहर से आया हो और उस लड़की के साथ इतना बुरा काम करने के बाद अब वो शहर छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा हो। इतना कहने के बाद अनिका एक पल के लिए शांत हुई और फिर एक गहरी सांस लेते हुए आगे कहा, आप लोगों को जल्दी ही कोई एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो हमें कभी पता नहीं चल पाएगा कि उस लड़की के साथ इतना बुरा करने वाला कौन था। जैसे ही पुलिस कांस्टेबल और सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर ने यह बात सुनी, अपना डंडा अपने सामने रखे टेबल पर पटकते हुए वो सीनियर पुलिस ऑफिसर अपनी जगह से खड़ी हुई और अनिका से कहने लगी, देखिए मैडम, हमें क्या करना है क्या नहीं ये हमें हमारे सीनियर्स बताएंगे। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप इस देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन रोहित मारवा की पत्नी हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे ही पुलिस स्टेशन में बैठकर हम ही पर हुक्म चलाओ और ये गरीबों के साथ हमदर्दी दिखाने का नाटक प्लीज़ आप बंद कर दीजिए। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि बड़े बड़े बिजनेसमैन गरीबों का खून चूस चूस कर ही बड़े बने होते हैं और ये बात तो सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस जगह पर आपका आलीशान इंटरनेशनल होटल खड़ा है वो जगह यहाँ के लोकल बासिंदों को अलॉट की गई थी, मगर उन्हीं गरीबों को बहला फुसलाकर उन्हें करोड़ों की ज़मीन के बदले कौड़ियों के दाम देकर शहर से दूर भगा दिया और आज उन्हीं की जगह पर इतना बड़ा आलीशान होटल बनाकर आप लोग करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं। मगर गरीबों के लिए क्या किया है आप लोगों ने? आज यहाँ बैठकर आप गरीबों से हमदर्दी जताने की कोशिश कर रही हैं और हमें गरीबों का दुश्मन साबित करने की कोशिश कर रही हैं। मगर इतना जान लीजिए कि इतनी फ़िक्र हमें हमारे लोगों की है, ना तो आप कभी उनकी इतनी फ़िक्र कर सकती हैं और ना ही आपके दिल में उन लोगों के लिए इतना प्यार हो सकता है। उस लड़की के साथ जो भी कुछ हुआ वो बहुत ही दर्दनाक था, मगर मेहरबानी करके सोशल मीडिया में अपने आप को एक महान औरत साबित करने के लिए आप मरी हुई माँ बेटी के इमोशंस का सहारा मत लीजिए और मेहरबानी करके ये तोते की कहानी बाहर किसी से मत कहिएगा। मैं भी आपकी इस बकवास कहानी को ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ, वरना लोग आपको पागल समझेंगे। आप लोगों के साथ इंटरोगेशन करते वक्त तो हमें बड़ा डर लगता है। अगर कोई ऐसी वैसी बात इंटरोगेशन में ऑफिशियली बयान हो गई और वो बात बाहर लीक हो गई तो आप ही के परिवार के लोग हमारे ही नौकरी और हमारे परिवारजनों के जान के दुश्मन बन जाएंगे। ये तोता मैना की कहानी अगर अखबार के फ्रंट पेज पर छप गई तो लोग तो यही कहेंगे कि इतने बड़े बिजनेसमैन रोहित मारवा की बीवी पागल है, और अगर ऐसी बात छपी तो रोहित मारवा जिसके नाम से लोग थर थर काँपते हैं वो हमारी क्या हालत करेंगे। यह सोचकर तो हम वर्दी वाले भी घबरा जाते हैं। पर जो इंसान हज़ारों लोगों को बेघर करके अपने प्रॉफिट के बारे में सोच सकता है तो वो इंसान अपनी बीवी को पागल कहलवाने में इन्वॉल्व पुलिस ऑफिसर के साथ क्या कुछ नहीं कर सकता। उस लेडी इंस्पेक्टर की बातों का जवाब देने के लिए जैसे ही अनिका ने अपना मुंह खोला, उस लेडी इंस्पेक्टर ने फिर से अपना डंडा टेबल पर पटकते हुए कहा, बस कीजिए मैडम, आपसे सवाल जवाब करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ।
और मैं ये भी अच्छी तरह से जान चुकी हूँ कि आप जैसे बड़े घर की औरतें क्राइम सीन पर जाकर विक्टिम के साथ सेल्फी खींचकर अपनी पब्लिसिटी बढ़ाना जानती हैं। इंस्पेक्टर ने अपने जूनियर ऑफिसर का इशारा करते हुए कहा, मैडम को कमरे से बाहर ले जाओ, मैं रिपोर्ट बनाकर अभी आती हूँ। इससे पहले अनिका उस लेडी पुलिस इंस्पेक्टर से कुछ कहती, उस पुलिस ऑफिसर ने इशारा करके अनिका को बाहर जाने का इशारा किया। अनिका जानती थी कि उनके साथ अब बात करने का कोई फ़ायदा नहीं था। अनिका 2 लेडी कांस्टेबल के साथ अपनी जगह से खड़ी होकर उस कमरे से बाहर की ओर जाने लगी। जैसे ही अनिका कमरे से बाहर निकली, अनिका ने देखा कि कुछ पुलिस कांस्टेबल अपने हाथों में एक ट्रे लिए कुछ प्लास्टिक की बैग्स लेकर आगे बढ़ रहे थे। अनिका ने जब उस ट्रे में नज़र डाली तो अनिका के होश उड़ गए। प्लास्टिक बैग में एक शराब की बोतल और कुछ सिगार के टुकड़े रैप किए गए थे। ये वही शराब की बोतल थी जो अनिका ने रोहित के कमरे में देखी थी, और जो सिगार के टुकड़े प्लास्टिक बैग में नज़र आ रहे थे वो भी उसी तरह के सिगार के टुकड़े थे जो अनिका ने बीती रात रोहित के कमरे में देखे थे।